कर दो उसे, उसमें से बोल कुछ। यूजर्स को की पर्सपेक्टिव को एड्रेस करते हुए, जैसे बैंकर्स, शेयरहोल्डर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेट्रा, इन सबको देखते हुए एक ऐसा फॉर्मेट डिजाइन करा गया है जो यूनिफॉर्म है और स्टैंडर्डाइज्ड है अक्रॉस द इंडिया। अगर कंपनी का फॉर्मेट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने का, वो सेम तरीका होगा कि किस तरह से असेट लायबिलिटीज को दिखाया जाएगा, इनकम एक्सपेंसेस को दिखाया जाएगा, उनके उसमें डिस्क्लोजर्स क्या क्या होने वाले हैं। नाउ शेड्यूल 3 1900 कंपनी से जब 1956 में आया, तो 1956 से लेकर 2021 तक नंबर ऑफ चेंजेस आते गए जो यूजर ड्रिवन है, मतलब यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स किया जा सका ताकि यूजर उससे डिसीजन प्रॉपर्ली ले सके। सबसे बड़ा डिसीजन चेंजेस 2011 में आया था, जिसमें शेड्यूल 3 यानी बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर फॉर्मेट में असेट एंड लायबिलिटी को लिक्विडिटी पैटर्न पे बाइफरकेट किया गया कि आप अपनी असेट एंड लायबिलिटी को करंट एंड नॉन करंट में बाइफरकेट करेंगे। करंट यानी रिपोर्टिंग डेट 31/मार्च 2022 के रेफरेंस में बात करें तो 31/मार्च 2022 पे जो असेट सारी हैं जो 31/मार्च 2023 तक रिकवर होने वाली है, वो करंट कहलाएंगी, बाकी नॉन करंट। उसी तरह से जो लायबिलिटी आपको जिसको आप डेफर नहीं कर सकते रिपोर्टिंग डेट से अगले 12 महीने तक, वो करंट लायबिलिटी कहलाएंगी, बाकी नॉन करंट लायबिलिटी। तो उसके बाद 2011 के बाद अभी तक कोई बहुत बड़ा चेंज बैलेंस शीट में नहीं आया था, लेकिन 2021 24 मार्च 2021 में चेंज आया जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल है और जिसका इफेक्टिव रोल 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। जब बैलेंस शीट बनेगी, ऑडिट होगी उसकी, तो पहली बार इम्प्लीमेंट होगा। इसमें काफी वाइटल अमेंडमेंट्स हैं, डिस्क्लोजर्स से रिलेटेड हैं कि काफी इंपॉर्टेंट, मीनिंगफुल एंड फर्स्ट टाइम एनालिटिकल डिस्क्लोजर को ऐड किया गया है ताकि यूजर उसके बेसिस पे डिसीजन अपने ले सके। जैसे बैंकर्स को आपको लोन देना है, तो बैंकर उस बैलेंस शीट को देख के तय कर सके कि इस कंपनी की हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है और इसको लोन कितना दिया जाना चाहिए और किस तरह से दिया जाना चाहिए। वैसे इनकम टैक्स ये पता लगा सके कि ये बैलेंस शीट वास्तव में सारी इनकम अकाउंट फॉर कर ली गई है, ट्रू एंड फेयर देती है कि नहीं देती है, या इसमें कुछ गड़बड़ से नजर आती है ऑन फेस। तो आप पाएंगे जब अपनी डिस्कस करेंगे डिस्क्लोजर्स को कि काफी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स हैं जो यूजर के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने को बहुत केयरफुली उसको बनाना और प्रेजेंट करना रहेगा। आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिछले सालों में इनकम टैक्स पोर्टल पे बिजनेस से रिलेटेड मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपकी कितनी इनकम आपने अर्न करी, कितना टीडीएस आपका है एंड सो मेनी डिटेल्स, जिसके बेसिस पे काफी डेटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है और बचा कुछ शेड्यूल 3 के थ्रू पहुंच जाएगा। नाउ हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स की। इसमें ये अमेंडमेंट्स काफी सब्सटेंशियल हैं और इनका इम्पैक्ट काफी फार रीचिंग है। मिनिमम 30 अमेंडमेंट्स शेड्यूल 3 में इस बार किए गए हैं, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, डिस्क्लोजर्स में, प्रेजेंटेशन में, एंड जिसमें से 15 अमेंडमेंट्स काफी बड़े हैं। इसमें से आज अपन 5-6 बड़े प्रोविजंस की चर्चा करेंगे ताकि आप उसका इम्पैक्ट समझ सकें कि किस तरह से उसको तैयार करना है और प्रेजेंट करना है। पर्पस क्या है शेड्यूल 3 में इस तरह से डिस्क्लोजर लाने का? ताकि जो अपन ने बात की कि कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना जो यूजर के डिसीजन लेने के लिए रेलेवेंट हो, पब्लिक के कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना, जो ओवर द पीरियड एक्सपेक्टेशंस गैप आ रहे हैं कि पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतने टाइम टू टाइम फ्रॉड होने के कारण, कॉर्पोरेट फेलियर्स होने के कारण से कॉन्फिडेंस जो उसका डाउन होता जा रहा है, उसको इंक्रीज करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इतना स्ट्रेंथन किया गया है, डिस्क्लोजर से ऐड किए गए हैं ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी एक लेवल तक उसमें इंक्रीज हो पाए। एंड और कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये सारे डिस्क्लोजर्स ऐड किए गए हैं। नाउ
आप बैलेंस शीट फाइनलाइज करेंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, यानी 31/12/2022 की आपकी एसेट लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंसेस जाएंगे, लेकिन बहुत सारी डिटेल्स आपको पिछले साल के रेफरेंस में 31/12/2021 का भी आपको डिटेल्स सारा देना रहेगा। तो ये इन इफेक्टिवली 2 साल का आपको तैयार करना पड़ेगा, काफी डेटा, डिस्क्लोजर्स काफी एनहेंस्ड है। और आप पाएंगे कि ये जो डिस्क्लोजर्स मांगे गए हैं वो अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काफी स्ट्रांग है, रॉबस्ट है, आईटी एनेबल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ईआरपी सॉफ्टवेयर है आपके पास, तो उन डिटेल्स को निकालना बहुत आसान होगा और आप उसको कम समय में प्रेजेंट एनालाइज करके प्रेजेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, डेटा को डिराइव करना, उसकी करेक्टनेस को इंश्योर करना एंड एनालाइज करके उसको प्रेजेंट करना। और एक की फीचर इसमें अमेंडमेंट का ये है कि बहुत सारी डिटेल्स जो दी गई हैं उसमें आपस में कोरिलेशन है। पर्टिकुलर आप 3 जगह डिटेल्स डिस्क्लोजर दे रहे हैं, लेकिन तीनों में कोरिलेशन है। ऐसा नहीं कि एक जगह पे अलग डेटा आ गया, दूसरी जगह अलग डेटा आपने कंसीडर कर लिया। ऐसा होगा तो ट्रिगर हो जाएगा कि ऑन फेस की ये प्रॉपर्ली नहीं। इसलिए करेक्टनेस को इंश्योर करने के लिए डिस्क्लोजर को कोरिलेट वे में बनाना इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये भी रहेगा कि ये इंफॉर्मेशन जो है डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बैंक्स, इसको इंटीग्रेट वे में यूज करेगा। आज आप बैलेंस शीट में जैसे एक एग्जांपल आएगा आगे कि रेशियो एनालिसिस देने, आपने बैलेंस शीट में रेशियोस कुछ और दे दिए और उसका ऑडिट हो गया, बैंक के पास पहुंच गए। जब सीएमए डेटा दे रहे हैं तो आपने दूसरा रेशियो एनालिसिस दे दिए, तो वो आपस में अगर डिफरेंशिएट कर गए तो ये आपके लिए दिक्कत का काम हो सकता है। इसलिए बहुत सारी डिटेल्स इंटीग्रेटेड हैं कि ऑलरेडी आप किसी के फोरम पे सबमिट कर रहे हैं या करेंगे, उससे उसके रेफरेंस में ही। नाउ इसमें जो भी डिटेल्स आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट तैयार करेगा उसको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से थॉरोली डिस्कस करना रहेगा, ताकि उसको और कुछ जगह तो हो सकता है कि आपको अपने शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेके ही उसको आगे ऑडिट के लिए सबमिट करना रहेगा, ताकि क्वालिटेटिवली इंफॉर्मेशन कंपाइल होकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जा सके। इसमें नो डाउट इसका रियल कॉन्सिक्वेंस समझ आएंगे जब फर्स्ट बैलेंस शीट ऑडिट होके यूजर के पास पहुंचेगी, यानी सितंबर के बाद इसके कॉन्सिक्वेंस जो अपन बात कर रहे हैं वो दिखना शुरू होंगे। नाउ शिफ्ट इन ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी। अभी देखिए कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि बहुत सारी डिटेल्स ऑडिटर को देनी होती थी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, लेकिन बैलेंस शीट में उसका कोई जिक्र नहीं होता था। तो यही मैनेजमेंट से कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि डेटा क्यों निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, उसमें डिसएग्रीमेंट आ रहा है। लेकिन अब इनने मेजॉरिटी डिटेल्स को इस तरह से कर दिया कि मैनेजमेंट को वो सारे डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में देने रहेंगे एंड उसके बेसिस पे ऑडिटर उनको वेरीफाई करेगा और अपनी रिपोर्टिंग देगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को इस अमेंडमेंट के द्वारा रिजॉल्व किया गया। नो डाउट इसके कारण मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी मैनीफोल्ड इंक्रीज हो गई है, क्योंकि इतने आप जब अभी देखेंगे तो पाएंगे कि डिस्क्लोजर काफी डिटेल्ड है और एनालिटिकल वे में पूरा क्रक्स आपके पूरे बिजनेस आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का क्रक्स उसमें डिस्क्लोज किया जा रहा है। नाउ कंपैरेटिव डेटा बहुत सारी जगह पे, यानी बैलेंस शीट को जब आप देखेंगे कि 31/मार्च 2022 का डेटा मैंडेटरी किया गया है कि राउंडिंग ऑफ, अभी एब्सोल्यूट फिगर में अगर मेरे पास 5,55,570 की असेट है तो उसको फुल फिगर में दिया जा सकता था, लेकिन अब इसको राउंडिंग ऑफ में देना रहेगा, 5.55 लैक्स में देना रहेगा। और ये डेटा करंट ईयर के रेफरेंस में नहीं, ये पिछले साल के भी पूरे डेटा को आपको इस तरह से कन्वर्ट करना रहेगा। तो पुराना जो आपकी बैलेंस शीट है उसका डेटा है वो डेटा वही यूज आएगा, लेकिन उसको अलग तरीके से तैयार की जाएगा। ऐसे ही रेशियो एनालिसिस एंड बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपको पिछले साल के रेफरेंस में उतनी डिटेल्स वे में तैयार करनी रहेगी और उसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में देना रहेगा। अब आपको क्या लगता है कि ये इतने सारे जो चेंजेस हो रहे हैं ये जस्ट एक काम बढ़ाने वाला मसला है या क्या है? नो, अभी आप देखते होंगे इनकम टैक्स स्क्रूटनी आप सबने फेस करी कि किस तरह से इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, इंक्वायरी करी जा रही है किसी पर्टिकुलर, आपके पिछले साल
खर्चे थे 10 लाख के, इस बार 40 लाख हो गए, तो उसके उससे इनकम टैक्स स्क्रूटनी आ जाती है, साहब ये डिविएशन क्यों है बताइए। तो कुछ उस तरह का ही होने वाला है कि एमसीए का प्रोएक्टिव रोल निकल के तेजी से आ रहा है, और इस साल के बाद में ये हो रहेगा कि एमसी मतलब आप आरओसी की स्क्रूटनी के नोटिस भी फेस करने रहेंगे। आज की न्यूज की बताऊं कि एलएनटी एमसी ने एलएनटी को नोटिस दिया है कि गवर्नेंस इशू में इरेगुलरिटीज पाई जो 2003 और 2008 से रिलेटेड थी, उसको नोटिस दिया है एमसीए ने कि इसका पूरा जवाब दीजिए। पूरी इंक्वायरी चली है, अकॉर्डिंगली ये केस चलेगा। सेम मुंबई की 6 कंपनीज को भी इंक्वायरी चल रही है, जिसमें उन 6 कंपनीज में मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, और उसके थ्रू एमसीए ने पाया कि ये कंपनीज फ्रॉड में इन्वॉल्व है, और ये नोटिस उनको दिया गया इंक्वायरी के लिए फर्दर इसका डिटेल स्क्रूटनी, और अगर पाया जाता है कि नहीं ये फ्रॉड वास्तव में है, ट्रिगर होते हैं, तो एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो सेल है उसको दिया जाएगा पूरा इसकी डिटेल छानबीन के लिए। तो ये इसी तरह से पिछली आज के पहले भी न्यूज काफी एमसीए प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है कि सीएसआर एक प्रोविजन होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। जिन कंपनीज का टर्नओवर काफी बड़ा है, 500 करोड़ 1000 करोड़ की नेटवर्थ, और प्रॉफिट में 5 करोड़ से ऊपर का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो उनको 2% सीएसआर में खर्च करना पड़ता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी में। इसमें पिछले दिनों में एमसीए ने 272 कंपनीज को इनिशियल नोटिस दिए कि आपने सीएसआर के प्रोविजंस कंप्लाई नहीं करे हैं। एंड लास्ट करंट ईयर की बात है, 366 केस में प्रोसिक्यूशन भी सैंक्शन कराया गवर्नमेंट ने, जिसमें से कंपाउंडिंग यानी आप उसका एक पेनल्टी का अमाउंट चुका के आप उस जेल के प्रावधान को आप रिलैक्स करा सकते हैं। उसने 148 केस में कंपाउंडिंग कराई, और गवर्नमेंट ने उसमें 75 केसेस में कंपाउंडिंग करी है, लेकिन बाकी केस में नहीं करी है। सेम टाइम पे स्मॉल प्रोविजन होता है कि कंपनी जब न्यू बनती है तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म फाइल करना रहता है। काफी कंपनीज ने वो फाइल नहीं करा, तो एमसीए ने उसको उन कंपनीज को ही अपनी लिस्ट से स्ट्राइक ऑफ कर दिया है, यानी आरओसी की सूची से हटा दिया उसे। तो आप देखेंगे एमसीए बहुत तेजी से स्मॉल कंप्लायंस से लेते हुए डाइवर्जन ऑफ फंड्स एंड अदर गवर्नेंस इश्यूज पे इंस्पेक्शन कर रही है, स्क्रूटनी कर रही है, और ये दायरा इन डिस्क्लोजर और डिटेल बैलेंस शीट के बाद में और बढ़ने वाला है। नाउ रोल ऑफ ऑडिटर। अब ऑडिटर का क्या रोल रहने वाला है? देखिए बैलेंस शीट जो भी फाइनल होगी वो थ्री लेयर्स रहेंगे उसके, कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको प्रिपेयर करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिव्यू करेगा, डिस्कस करेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट साथ में, देयर आफ्टर आप लोग सबमिट करेंगे ऑडिटर्स को ऑडिट के लिए, देन ऑडिटर उसको डिटेल वेटिंग करेगा, वेरिफिकेशन करके जो की इश्यूज आएंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस करेगा, एंड देयर आफ्टर अकाउंट्स फाइनलाइज होंगे। इतना डिटेल पहले भी ये तरीका होता था, लेकिन हो सकता था कुछ स्टेप्स में हम डाइल्यूट कर देते थे या मिक्स हो जाते थे, लेकिन अब इंफॉर्मेशन जो इतनी सेंसिटिव है उसको देखते हुए आपको एक्स्ट्रा चेक ही रखने पड़ेंगे, इतने 3 मिनिमम चेक्स तो इसमें रखने पड़ेंगे बैलेंस शीट फाइनलाइज करने के लिए। इससे रिगार्डिंग जो भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट्स को फाइनलाइज करते समय डिस्क्लोजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हैं, एंड उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करते समय जो भी की इश्यूज होंगे ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और देयर आफ्टर ये ऑडिट फाइनलाइज कर पाएंगे। नाउ आपने इन दिनों एक प्रोविजन काफी सुना होगा, ऑडिट ट्रेल। लास्ट तक ये कंफ्यूजन चलता रहा कि ऑडिट ट्रेल का प्रोविजन 1/4/2022 से एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। मेजॉरिटी लोग इस फेवर में थे कि नहीं यार पोस्टपोन हो जाएगा, और लास्ट में लेट नाइट एमसीए ने इसको पोस्टपोन करा, लेकिन खत्म नहीं करा है, क्योंकि ये प्रोविजन खत्म नहीं, 1/4/2023 से एप्लीकेबल है ऑडिट ट्रेल का प्रोविजन। ऑडिट ट्रेल है क्या? देखिए ऑडिट ट्रेल अपने एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 25 मई 2022 को एक एंट्री करी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मानते हैं आप टैली सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहे हैं, तो 25 अप्रैल को एंट्री करी कौन सी, जो 5 अप्रैल को होने वाली थी। तो 25 अप्रैल को एंट्री करी, 5 अप्रैल को होने वाली थी। अभी टैली सॉफ्टवेयर आपको पता चलता है कि कोई निकाल सके 25 अप्रैल को की गई है 5 अप्रैल वाली एंट्री। नॉर्मली सॉफ्टवेयर ने ये फीचर आपने इनेबल नहीं करा रखा।
आपको लगता है कि नहीं ये एंट्री गलत हो गई, या कोई एडजस्टमेंट मान लीजिए कोई करना चाहता है, 10 लाख की एंट्री करी 10 अप्रैल को, उसको बाद में उसने 8 लाख कर दिया, इसका इस फीचर का भी पता नहीं चल पाता कि अभी ये अमेंड हो गई एंट्री, यानी एडिट हो गई। तो यही ऑडिट ट्रेल है कि अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को में ये फीचर एनेबल करना रहेगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कि आपने कोई सी भी एंट्री करी है तो किस डेट पे की गई है। अगर आपने 10 अप्रैल की एंट्री 10 अप्रैल को करी है तो ये पता होना चाहिए, 10 अप्रैल की एंट्री अगर 25 अप्रैल को करी है तो ये भी पता होना चाहिए ऑडिट ट्रेल। आपने 10 अप्रैल को करी है एंट्री 10 लाख की थी और आपने उसको 8 लाख कर दिया, तो 8 लाख जो है उसका भी पता होना चाहिए कि वो 8 लाख आपने किस डेट को करा और क्या करेक्शन करा है। एडिट लॉग, आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को एडिट लॉग जो उसका पता होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसको डिसेबल, ऐसा नहीं कि उस आपको लगा नहीं एडजस्टमेंट 15 दिन का एडजस्टमेंट करना है 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, आपने उस फीचर को डिसेबल कर दिया, नो, वो इस तरह से आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट होना चाहिए, आप उसे डिसेबल नहीं कर सकते हो। आप पुराने जमाने में देखते थे ना बही खाते मेंटेन होते थे, तो उसको ऐसा नहीं कभी भी किसी एंट्री को काट दिया फाड़ दिया या आपने उसको करेक्शन कर दिया, वो अगर कराए तो वो भी दिख जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस आपके बही खाते मेंटेन हो रहे हैं। ब्रॉडली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म में भी उस फीचर को मैंडेटरी, देखिए मैंडेटरी तो पहले से ही था, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब ये था कि जो इस तरह से मेंटेन की जाए जो पता लगा जैसे लोग ये डे टू डे बेसिस पे करिए और इसमें कोई करेक्शन नहीं करा गया है। लेकिन अब इस फीचर को एनेबल करके हो सकता है कि एमसीए में एक रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड हो जाएगी टाइम टू कम कि आप बताइए कि आपका ऐसा सॉफ्टवेयर क्या है, उसका पर्टिकुलर्स क्या है, ताकि किसी भी दिन उसे चेक किया जा सकता। अभी टाइमिंग इसको पोस्टपोन करा गया है 1/4/2023 से एप्लीकेबल, लेकिन ये फीचर देखा जाए तो काफी अच्छा फीचर हो जिसने आपको अभी से इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। अभी आप टैली में बात करें तो टैली प्राइम पे आप इस फीचर को एनेबल करवा सकते हैं। ये साल आप ट्रायल रन कर लीजिए, 1/4/2023 से आप परफेक्शन पे आ जाएंगे। थोड़ा चेंज जरूर हुआ है कि एक जमाना होता था जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट अकाउंट्स का फाइनल्स होते थे, क्यों सिंह साहब 1.5 साल में, ये 12 महीने तो मार्च के अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं उस तक, उसके बाद 6 महीने उसको फाइनलाइज करते करते ये करेक्शन ऑडिटर का ये काम और मैनेजमेंट का ये काम आसान कर दिया जीएसटी ने। जीएसटी 2017 में जब आया तो उसने मंथली रिटर्न भरवाना शुरू कर दिया, सेल्स, जीएसटी इनपुट, बहुत सारे डेटा मंथली बेसिस पे बुक्स फाइनलाइज होना शुरू हो गई। तो जो पहले 1.5 साल का परसेप्शन था वो महीने पे 1 महीने पे आया। अभी आप बैलेंस शीट में आगे देखेंगे जो डिस्क्लोजर आ रहे हैं उसमें ये बात आ रही है कि अब केवल कुछ डिटेल्स नहीं, क्वार्टरली बेसिस पे आपको मेजॉरिटी बुक्स ऑफ अकाउंट यानी प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको क्वार्टरली फाइनलाइज करनी पड़ेगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप गलत डेटा दे बैठेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपको ईयर एंड पे फेस करने रहेंगे। एंड तो इस तरह से शिफ्टिंग हुई क्वार्टरली पे भी, क्वार्टरली और मंथली हो गया कि अब क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी तो हायर साइड पे है कि आप क्वार्टरली से ज्यादा तो आगे नहीं ले जा सकते बुक्स को फाइनलाइज करने का डिसीजन। लेकिन ऑडिट ट्रेल आपको रियल टाइम पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स करने के लिए मैंडेट करेगा कि आप अगर बैकडेटेड एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो वो ट्रेस हो जाएंगे। अगर वो ट्रेस हो गए तो आप भी समझ सकते हैं कि उसका कितने फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसलिए अब एक बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, डे टू डे बेसिस पे ये बुक्स फाइनलाइज होंगी। मतलब आप ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि आपके पास बिल 5 अप्रैल का बिल आया 15 अप्रैल को तो साहब ये गलत हो गया। 15 अप्रैल को आया और आपकी एंट्री 5 अप्रैल में की जाएगी, लेकिन ये ट्रैक हो जाएगा, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ये तो आपका एक सिस्टम है कि बिल इतना समय लगेगा आने में और इतने समय में इंटरनल डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा, उसके बाद एंट्री करेगा। लेकिन आपने कहा कि डायरेक्टर का रेम्युनरेशन में अप्रैल से डालता हूँ तो ये जरूर ट्रैक हो जाएगा। उसका रीजन मैनेजमेंट को देना रहेगा कि सब ये बैकडेट एडजस्टमेंट या एंट्रीज क्यों हुई है, राइट। तो ऑडिट ट्रेल का प्रोविजन भी अभी डिस्कस करने का यही पर्पस था कि रियल टाइम अगर अकाउंटिंग होगी तो शेड्यूल 3 के कंप्लायंस भी आसान हो जाएंगे आपके जो एडिशनल डिस्क्लोजर्स आए। नाउ फ्रेंड्स जैसे अपन बात कर रहे हैं 30 मेजर अमेंडमेंट में से अपन 6 अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट करते हैं ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल क्या है? आप बिजनेस के दौरान रॉ मटेरियल खरीदते हैं, स्टोर्स कंज्यूमेबल खरीदते हैं, बहुत सारी गुड्स खरीदते हैं, तो इन गुड्स का जो पेमेंट आउटस्टैंडिंग आपका चल रहा है उन्हें ट्रेड पेबल्स कहा जाएगा। ट्रेड पेबल का डिस्क्लोजर पहले भी जाता था कि आपके कितने ट्रेड पेबल्स आउटस्टैंडिंग है ईयर एंड में, कंपैरेटिव में पिछले साल उसका कितना आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अब 2 मेजर अमेंडमेंट्स क्या किए गए, कैटेगराइजेशन दीजिए,
यानी आप अपने आप इस टेबल में देखेंगे कि आपको अभी तक एमएसएमई यानी आपके क्रेडिटर्स, अपन एमएसएमई की चर्चा आगे करेंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की, लेकिन आपको एमएसएमई कैटेगरी और अदर्स में बांटना रहता था आज तक डेटा को, ट्रेड पेबल्स को, लेकिन आप इसको डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड कैटेगरी में भी बांटना है। यानी एमएसएमई कैटेगरी में कौन सा डिस्प्यूटेड है, कौन सा अनडिस्प्यूटेड है, अदर कैटेगरी में कौन सा डिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड कौन सा है। यानी आपके 100 ट्रेड पेबल्स हैं तो आपको एक एक को हर कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी, प्रॉपर्ली उसको एक्सेल में बना के उसकी वर्किंग करनी रहेगी और देन वो कंपाइल करके यहाँ पे डेटा आएगा। अब आप देखते हैं कि इस कैटेगरी में डिफाइन करने के साथ साथ एजिंग भी है, यानी आपको 4 एज ब्रैकेट में डालना रहेगा, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 years, 2 to 3 years and 3 years and above। यानी आपका ट्रेड पेपर्स, आपके पास अगर 100 रुपए के ट्रेड पेपर्स हैं तो आपको इन 4 कैटेगरी में बांटना रहेगा ईच एंड एवरी को। आपको जैसे होता ना पहले एजिंग की कोई ऑडिट नहीं होती थी, आपने टोटल कर लिया और आपने 10 करोड़ के ट्रेड पेपर्स आ रहे हैं बैलेंस शीट में दिखा दिया, क्योंकि ग्रुपिंग बैलेंस शीट में जाती नहीं थी। लेकिन आप ये एज ब्रैकेट यानी आप फिक्स हो गए कि आपने ट्रेड पेपर्स का एक तरह से नाम नहीं दे रहे हैं सारे आपके ट्रेड पेपर्स का, लेकिन वो फिक्स हो गया कि आपने एग्जैक्ट डिटेल्स डाल दी 4 एज ब्रैकेट में बांटते हुए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अब इसके ये तो चलिए चेंज आ गया, बहुत आसान दिखता है कि सब ठीक है, क्या दिक्कत है, हमारे ट्रेड पेपर्स को हमको 4 एज ब्रैकेट में बांटना है, बांट देंगे। डिस्प्यूट अनडिस्प्यूटेड कैटेगरी में बांटने हैं, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस करके हम डिस्क्लोज कर देंगे। नो, इसके की चैलेंजेस अपन डिस्कस करते हैं। पहला, ये डेटा डिराइव कैसे हो। आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आपने जिनसे माल खरीदा वो आपके 200 पार्टीज हैं। अब आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो टैली हो, चाहे बिजी सॉफ्टवेयर या एसएपी है, अगर ये ईआरपी बेस्ड ईआरपी है तब तो ठीक है, लेकिन आपका ईआरपी या प्रॉपर अकाउंट आईटी इनेबल्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, उसमें आप रनिंग में आपके साल में 10 जनों से एक पार्टी से 10 बार माल परचेज करा, 1 करोड़ का माल परचेज कर लिया, नाउ रनिंग पेमेंट आ रहा है, पेमेंट कर रहे हैं आप उसको 10 लाख का, 15 लाख का, 25 लाख का। अब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं 25 लाख का, ईयर एंड में कितना हो गया, 75 लाख आउटस्टैंडिंग है। अब 75 लाख जो आपका आउटस्टैंडिंग है, अब आप उसको कैसे बाइफिट करेंगे कैटेगरी में, क्योंकि आपने रेफरेंस वाइज अकाउंटिंग तो करनी रखी है। तो अब जो पेमेंट आपका ड्यूरिंग द ईयर आपने पेमेंट करा है पार्टीज को, उसका अगर रेफरेंस वाइज अकाउंटिंग है तो निकल के आ सकता है कि हाँ ये 1 साल से पुराना ट्रेड पेपर है, ये 2 साल से पुराना है, 3 साल से पुराना है। अदरवाइज ये मैनुअल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो नेक्स्ट इम्पॉसिबल थिंग है कि मतलब आप कैसे इसको मैनुअली जजा पाएंगे। नाउ सेकंड, मान लीजिए आपका डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड में कैटेगरी में बांटने हैं, आपने 5 बिल खरीदे, मतलब 5 बिल के थ्रू माल खरीदा। अब उसमें से पहला बिल जो है वो डिस्प्यूटेड है, तो आप जो पेमेंट है वो कैसे एडजस्ट करेंगे, आप फीफो बेसिस पे जाएंगे तो भी आपको दिक्कत है कि पहला तो डिस्प्यूटेड है, उसकी कैटेगरी अलग है, तो आपको ईच एंड एवरी बिल के रेफरेंस में देखना पड़ेगा आपका आउटस्टैंडिंग कौन सा है और डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड कौन सा है, राइट। नाउ एजिंग, एजिंग क्या कह रहे हैं कि अब आप 3 तरीके से माल खरीदते हैं। एक तो पार्टी से खरीदते हैं, जैसे आप 15 दिसंबर को माल खरीद रहे हैं, 15 दिसंबर 2021 को। एक तो आप माल खरीद रहे हैं कि 3 महीने के क्रेडिट पीरियड पे है, तो आपका 3 महीने के क्रेडिट पीरियड पे, एक काफी केसेस में आप पे कोई क्रेडिट पीरियड है ही नहीं, यानी आप ये तो सब बिल पे भी कुछ नहीं लिखा, बस हमने खरीद लिया, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम पेमेंट दे रहे हैं, हमको कब देना है वो 3 महीने में भी दे देते हैं, 6 महीने में भी, 12 महीने में भी। और तीसरी कैटेगरी आपने 4 महीने के क्रेडिट पीरियड पे खरीदा है, तो यानी 15 दिसंबर 2021 को आपने खरीदा था, अब 31 मार्च 2022 की रिपोर्टिंग आई। पहली कैटेगरी क्या है, जब आपने कुछ भी नहीं लिखा बिल पे, तो इसमें कहा आईसीआई के गाइडेंस नोट में क्या कहा है कि अगर आईसीआई का गाइडेंस नोट आप लोगों को खरीद भी लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आप पाएंगे इतने सारे डिस्क्लोजर को मैनेज करने के लिए आपको आईसीआई का गाइडेंस नोट में आपको काफी हेल्प मिल जाएगी किस तरह से डिटेल्स को प्रेजेंट करना है। तो पहले केस में क्या हुआ कि आप पे कोई ड्यू डेट नहीं दे रखी है, जब कोई ड्यू डेट नहीं दे रखी है तो आप ट्रांजैक्शन डेट यानी बिल की डेट ही, इनवॉइस की डेट ही आपकी ड्यू डेट है, यानी 15 दिसंबर को माल खरीदा तो 31 मार्च 2021 को वो 3.5 मंथ्स पुराना है, लेस देन 1 ईयर की कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरी कैटेगरी है 3 मंथ्स, जैसे 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है, यानी 15 दिसंबर को तो आपने खरीदा है, लेकिन 15 मार्च को जाके फर्स्ट टाइम वो ड्यू होगा, उसकी एजिंग 15 मार्च से कैलकुलेट की जाएगी।
तीसरा केस कौन सा है जिसमें 4 महीने का क्रेडिट पीरियड, यानी 31 मार्च 2022 को ड्यू ही नहीं है, क्योंकि उसकी पहली ड्यू डेट कब आ रही है, 15 अप्रैल 2022 को। तो अब आप देख रहे हैं ना कि जो इतना अपन को आसान लग रहा था कि हम सारे ट्रेड पेबल्स को डिस्प्यूटेड एंड डिस्प्यूटेड में बांट देंगे या एज ब्रैकेट्स में बांट देंगे। अभी इसको बांटने के लिए एजिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट विद रेफरेंस टू ड्यू डेट, कि ड्यू डेट के रेफरेंस में आपको एजिंग निकालनी रहेगी, तो ये भी आपकी एक कमर्शियल एक्सरसाइज होने वाली है। नाउ तो ये चैलेंज तो जिसे कहोगी एक डेटा निकालने वाला चैलेंज है, मेहनत ज्यादा लगेगी, एक्सरसाइज हो सकते है एक दिन पहले जो एक दिन में बनता था 5 दिन में डेटा बनेगा, पर बन जाएगा। आप देखिए दूसरा चैलेंज इसमें क्या आने वाला है। देखिए जो भी अब आप अपने ट्रेड टेबल्स को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, 1 साल तक का, 1 साल से कम वाला भी और 3 साल से ज्यादा वाला भी। एग्जाम्पल करो, देखिए आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि आपने इस तरह से आपके 10 करोड़ के क्रेडिटर्स हैं, 15 करोड़ के क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स हैं। 15 करोड़ में से 3 साल पुराने कितने हैं? अदर कैटेगरी में टोटल 14 करोड़ में से 10 करोड़ आपके 3 साल पुराने हैं, और माइक्रो स्मॉल कैटेगरी में कितने? 70 लैक्स के। यानी नीचे हम देखिए हमारे 100% क्रेडिटर्स में से 67% अदर कैटेगरी वाले 3 साल से पुराने होते हैं, और पिछले साल ये 25% ही थे, और माइक्रो स्मॉल मीडियम कैटेगरी वाले 7% होते हैं टोटल में। अब इसमें आपको क्या लग रहा है एब्नॉर्मलिटी? अगर कोई आपकी इस बैलेंस शीट को देखेगा और ये पाएगा कि सर 70% क्रेडिटर्स तो आपके 3 साल पुराने होते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा फील आने लगेगा कि इसमें बोगस बिल भी है, क्योंकि बिजनेस ऐसा कैसे हो सकता है कि 70% उधर जहां आज उधार रख के माल खरीदे जा रहा है और सामने वाला पार्टी उसको अलाउ भी करे जा रही है। जमाना तो इस तरह चेंज हो गया कि एडवांस पे पहले एडवांस लेता है, उसके बाद माल देता है, और यहाँ आपकी बैलेंस शीट कहती है 70% आप 3 साल से ऊपर की उधारी पे काम करते हैं। तो ये 3 रेफरेंस में देखा जाएगा एबनॉर्मल ट्रेंड्स। ये एबनॉर्मल लग रहा है। इंडस्ट्री नॉर्म्स होता है कि साहब इंडस्ट्री नॉर्म है कि आउटस्टैंडिंग तो रहता है, लेकिन 120 दिन रहता है, 180 दिन रहता है, 90 दिन रहता है, उस पैरामीटर पे देखा जाएगा। और पिछले साल आपका 25% ही थे आउटस्टैंडिंग 3 साल से पुराने, लेकिन इस बार कितने हो गए? लगभग 70%। तो ये पैरामीटर्स के बेसिस पे ये यूजर इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करेगा, एनालाइज करेगा, और इसके बेसिस पे इनकम टैक्स के पास पहुंच जाती है तो बिल्कुल वो हो सकता है कि आपका ये खर्चा ही डिसअलाउ कर देगा। जीएसटी के पास पहुंच जाता तो कहेगा नहीं यार, तो जो इन दिनों केस चली रहे हैं कि फर्जी जीएसटी इनपुट लेने के लिए ये सब बिल डाले गए, तो इनके ये कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं इस एजिंग के। स्मॉल प्रेजेंटेशन है लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी हाई हैं। नाउ एक एमएसएमई में डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रो स्मॉल मीडियम क्राइटेरिया। देखिए एमएसएमई कैटेगरी क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम कैटेगरी। 4-5 साल पहले ये प्रोविजन ऐड हुआ था बैलेंस शीट में कि आप अपने ट्रेड पेबल्स को बाइफरकेट करें, एमएसएमई कैटेगरी एंड अदर कैटेगरी। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी छोटे व्यापारी, अगर उनको 45 दिन में, लॉ का मानना है कि 45 दिन में अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो उनका बिजनेस स्टकअप हो सकता है, बंद हो सकता है, तो उनको टाइमली पेमेंट किया जाए। तो ये प्रोविजन लाया गया कि माइक्रो स्मॉल कैटेगरी वाले वेंडर्स को अगर आपने 45 दिन में पेमेंट नहीं करा तो आप पे 3 टाइम्स ऑफ आरबीआई रेट, यानी अगर 9% आरबीआई की नॉर्मल रेट है, 8% है, अगर 8% है तो 24% से आपको ब्याज देना पड़ेगा। वो क्लेम कर सकते हैं आपसे, और वो खर्चा आपको इनकम टैक्स में अलाउ भी नहीं होगा। तो ये स्ट्रिक्ट प्रोविजन लाएगा कि एमएसएमई कैटेगरी को टाइमली पेमेंट किया जाए। तो अगर आपने एमएसएमई वेंडर से 180 दिन का कॉन्ट्रैक्ट करा कर नहीं साहब मैं तो साइन दिया कॉन्ट्रैक्ट, 180 दिन में पेमेंट करते हैं और आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, नो, डे बाय डे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। लोग माइक्रो स्मॉल मीडियम कैटेगरी में खुद को रजिस्टर्ड करा रहे हैं और उनके पास ये राइट आ जाता है कि वो आप पे ये इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। तो इन दैट केस ये बाइफिकेशन आपको देने एज वाइज भी, यानी जो एज ब्रैकेट्स थे वो सारे आपको एमएसएमई कैटेगरी के लिए भी देने हैं, जो एजिंग अपन ने बात करी थी। अब एमएसएमई का क्राइटेरिया देखें। एमएसएमई का क्राइटेरिया आज के 1 साल पहले डिफरेंट था।
मतलब ये था कि आपका इन्वेस्टमेंट कैटेगरी और टर्नओवर उन व्यापारियों का इनका बहुत छोटा है, 5 करोड़ तक का, 50 करोड़ तक का, वो इसमें आते थे। लेकिन आप देखेंगे 50 करोड़ तक के प्लांट मशीन में इन्वेस्ट करने वाले और 250 करोड़ तक का टर्नओवर सेल्स करने वाले लोग भी एमएसएमई कैटेगरी में। यानी अगर इस क्राइटेरिया को देख के तो लगता है अब 90% लोग एमएसएमई कैटेगरी में आ जाएंगे। अब ऐसे में वापस अपन उसी एग्जांपल पे चलते हैं लास्ट। अगर ऐसे में आपकी बैलेंस शीट क्या दिखा रही है कि आपके एमएसएमई वेंडर्स जो है ओनली 7% है, बाकी सारी अदर कैटेगरी है। तो इसका मतलब इस फेज पे तो हो सकता है कि किसी दिन ये एमएसएमई पोर्टल से ये आरओसी की इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर दिया जाए और ये लगभग तय हो जाएगा कि ये डिस्क्लोजर गलत जा रहा है, क्योंकि अभी तक भी देखा गया है कि एमएसएमई का डिस्क्लोजर एमएसएमई 1 फॉर्म जो आरओसी में फाइल करने की जरूरत है ये कैटेगराइजेशन करते हुए, और जो डिस्क्लोजर दिया जा रहा है उसमें काफी गैप है, वास्तविक डेटा नहीं जा रहा है। तो इसके थ्रू वो ये जो नॉन कंप्लायंस हो रहा है वो भी ट्रिगर हो जाएगा, राइट। अब इसमें एक एस्पेक्ट हो रहा है डिस्प्यूट। हमको डिस्प्यूट कैटेगरी में और अनडिस्प्यूटेड कैटेगरी में बांटना था ट्रेड पेबल्स को। तो कैसे माना जाएगा डिस्प्यूटेड? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा नहीं साहब इसका तो ये डिस्प्यूटेड है या अनडिस्प्यूटेड है, तो क्या यही है या इसके लिए कोई क्राइटेरिया डिफाइंड है? इसके लिए आईसीए गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि अगर दो पार्टीज में डिसएग्रीमेंट है किसी इशू को लेके एंड वो फैक्ट्स वो किसी पॉजिटिव एविडेंस से सपोर्टेड है, यानी मान लीजिए मैंने नितिन जी से मैंने माल खरीदा और जब मेरे प्रेमाइसेस में आया तो मुझे इसमें मिला कि वो टूटा फूटा है, कुछ क्वांटिटी उसकी सही नहीं है। मैंने उसकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो थी अपने वेंडर्स को मेल करी कि सर देखिए ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, जो आपने माल भेजा था बिल में जो आ रहा है और आपके वास्तव में जो इंस्पेक्शन करने पे हमारे स्टोर डिपार्टमेंट का आ रहा है उसमें फर्क है, इसलिए ये आपका पेमेंट अभी फाइनलाइज नहीं किया जाता, कितना है इसका फुल इंस्पेक्शन करके ही किया जाएगा। तो इसे डिस्प्यूट कहा जाएगा क्योंकि ये दोनों पार्टी में डिसएग्रीमेंट है और एक पॉजिटिव एविडेंस के थ्रू ये कन्वे किया गया। तो ये आपको ईच एंड एवरी पार्टी के केसेस में डिस्प्यूट कैटेगरी को डिफाइन करना रहेगा। नाउ ये ट्रेड पेबल्स का है, तो आपने पाएंगे ट्रेड पेबल्स को डिस्क्लोज करने में काफी एक्यूरेसी रखनी रहेगी और इसकी आपको सपोर्टिंग बनानी रहेगी, यानी एक्सेल शीट बना के इस कैटेगरी को आपको वर्किंग पेपर्स रखने रहेंगे ताकि जब भी सब्सिक्वेंटली चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस डिटेल्स को मांगे, ऑडिटर्स ऑडिट करने के लिए मांगे या किसी भी डिपार्टमेंट में आपको सबमिट करना हो, सब्सिक्वेंट एमसी की स्क्रूटनी आएगी तो आप इस डेटा को प्रेजेंट कर सकें। राइट नाउ ट्रेड रिसीवेबल किसे कहेंगे? ट्रेड रिसीवेबल मींस आपने बिजनेस के दौरान जिसको माल बेचा है, उसे ट्रेड रिसीवेबल कहा जाएगा। एंड इसमें भी लगभग वही क्राइटेरिया हैं जो ट्रेड पेबल्स में थे, यानी इसका कैटेगराइजेशन भी डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड कैटेगरी में करना है। पहले भी ट्रेड रिसीवेबल का बाइफिकेशन रहता था कि 6 मंथ से कम के आपके कितने ट्रेड रिसीवेबल्स हैं एंड उससे ज्यादा के कितने हैं, लेकिन अब इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया। 6 महीने से कम के कितने हैं, 6 महीने से 1 साल के कितने हैं, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल और 3 साल से ज्यादा के ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, और इनको फर्दर डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड कैटेगरी में भी बांटा गया है। और अभी अपनी शुरू में बात करी थी करंट और नॉन करंट में बांटा जाएगा हर असेट लायबिलिटी को, तो ट्रेड रिसीवेबल भी करंट और नॉन करंट दोनों कैटेगरी में आएंगे। तो ये सारे कैटेगराइजेशन करंट के लिए भी अलग होंगे और नॉन करंट के लिए अलग होंगे। तो आप मान के चलिए एक आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कम से कम 3-4 कैटेगरी से गुजरेगा, करंट, नॉन करंट, डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, गुड डाउटफुल, ये वेरियस कैटेगरीज जोड़ के देन ये इंफॉर्मेशन कंपाइल हो पाएगी। तो आपको इसके चैलेंजेस भी सेम ही है कि आपको अगर कोई ड्यू डेट नहीं दे रखी है, जो जिस माल पे आपने बेचा है उस पर कोई ड्यू डेट नहीं लिखी है, तो ट्रांजैक्शन डेट से एजिंग कैलकुलेट करनी रहेगी। और अगर ड्यू डेट दे रखी है तो आपको ड्यू डेट उसकी क्या है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो उस पीरियड खत्म होने के बाद आपकी एजिंग कैलकुलेट होगी। एजिंग नॉट ड्यू, जो 31 मार्च 2022 को इस साल की बैलेंस शीट के लिए जो ड्यू नहीं हुए ट्रेड पेपर या रिसीवेबल, आपको
उसकी एजिंग नहीं करनी रहेगी, एजिंग उसकी करनी रहेगी जो 31 मार्च 2022 तक ड्यू हो चुके हैं। नाउ कुछ फर्दर चैलेंजेस जो अपने ट्रेड पेपर्स में बात करी थी, अगर इंडस्ट्री नॉर्म से डिफरेंट एजिंग आ रही है, आपके ट्रेड रिसीवेबल 70-80% 3 साल से ऊपर आ रहे हैं, एबनॉर्मल ट्रेंड शो हो रहा है, पिछले साल का जो ट्रेंड था उससे डिवेट हो रहा है, तो इस एस्पेक्ट में देखा जाएगा। और अगेन उसमें ये डिपार्टमेंट निकाल सकता है कि नहीं सर, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि 70% लोगों को माल बेच दिया गया और पैसा ही नहीं दे रहे हैं और बिजनेस फिर भी रन हो रहा है। अगर बिजनेस की मार्जिन 10%, 15%, 20% होते हैं, उसमें आपने 70% तो मनी आपकी ब्लॉक है, फिर भी बिजनेस चले जा रहा है सुचारू रूप से। तो इस केस में अगेन वो डाउट यही रहेगा कि आपने फर्जी सेल दिखा रखी है, बोगस सेल दिखा रखी है, तो उसमें पैसा आने नहीं आने का तो कोई चैलेंज है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक बिल है। और तो इन सब चीजों को देखते हुए आपने नोटिस, इंक्वायरी सब आगे उस तरह से इसको एनालाइज किया जाएगा। और एक चैलेंज और आने वाला है, जब ये डिस्क्लोजर होगा तो बैंक्स भी, आप देखते हो ना 180 दिन से ऊपर के रिसीवेबल्स डेटर्स पे बैंक फाइनेंस ही नहीं करता, हर बैंक के अपने अपने क्राइटेरिया है। अब डिटेल हो जाएगी सब 70% 3 साल से पुराने हैं, बैंक हो सकता है कि अपनी रिवाइज लिमिट बता देगा साहब आपको लोन आपको मिलने नहीं वाला इससे ज्यादा है। तो ये सारे चैलेंजेस ट्रेड रिसीवेबल में भी आने वाले हैं। इसमें एक एस्पेक्ट है, आपको ट्रेड रिसीवेबल को बांटना है डाउटफुल और डिस्प्यूटेड कैटेगरी में। तो आपका क्या मानना है, डाउटफुल और डिस्प्यूटेड कैटेगरी एक ही है? डाउटफुल एंड डिस्प्यूटेड कैटेगरी, मान लीजिए एक पार्टी को माल बेचा आपने, लेकिन उससे वो दिवालिया हो गया, वो डिस्प्यूटेड तो नहीं है, लेकिन वो दिवालिया हो गया तो नहीं, वो पैसा अब आपका आने वाला नहीं है, तो वो डाउटफुल कैटेगरी में आ जाएगा या बैड डेट ही हो जाएगा डायरेक्टली। लेकिन दूसरी कैटेगरी डिस्प्यूटेड, माल बेचा आपने लेकिन क्वालिटी में फर्क है, उस पर आपसी डिस्कशन चल रहे हैं, तो ये तो तय है कि भाई वो पैसा मेरा डूबने वाला नहीं है, आपस में एग्रीमेंट होना है कि पर्टिकुलर डिस्प्यूट जैसे ही खत्म हो जाएगा तुरंत पैसा आ जाएगा जिस भी अमाउंट पे सेटल हुआ, तो वो डाउटफुल नहीं है लेकिन डिस्प्यूटेड है, तो उसका उस तरह से बाइफिकेशन होगा। नाउ इसकी एग्जांपल भी अपने अपन देख चुके हैं कि एजिंग, पॉइंट ऑफ एजिंग किस तरह से रहेगा। ड्यू डेट के रेफरेंस में आपको देखना रहेगा कि ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल किस कैटेगरी में आएगा एजिंग के। नाउ सेम, अगर आपका इस टेबल से आप देखेंगे आपके 10 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल, यानी जिसको आपने 10 करोड़ का माल बेचा है उसमें 6 करोड़ 70 लाख के 3 साल से पुराने हैं, तो ये अगेन एक डाउट क्रिएट करेगा कि ये बोगस सेल्स का केस हो सकता है, बैंक्स हो सकते हैं आपको फाइनेंस ना करें ऐसी स्थिति में, उन डेटर्स में तो करे ही नहीं, बाकी और केस में भी नहीं करे, क्योंकि अब उसको ये डाउट क्रिएट हो रहा है कि ये पर्टिकुलर पैसा बिजनेस सही रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और दूसरा कि भाई आज इतने डेटर्स अगर 3 साल से पुराने हैं तो आपने इसको असेट में दिखाया हुआ है और आप ये दिखा रहे हैं कि आपकी लायबिलिटी तो 100 रुपए है और उसके अगेंस्ट में 67 रुपीज की क्या है डेटर्स जो 3 साल से पुराने, यानी 67% की तो रिकवरेबिलिटी डाउटफुल हो सकती है। जब 3 साल से पैसा ही नहीं आ रहा तो आप कैसे कह सकते हैं कि पैसा आएगा और आप इन लायबिलिटी को चुका पाएंगे। तो आपकी बैलेंस शीट की जो फाइनेंशियल हेल्थ भी दिखेगी इस तरह से दिखेगी, यार ये तो डमी असेट क्रिएट कर रखी है जो कि लायबिलिटी चुकाने के लिए सफिशिएंट ही नहीं है। तो ये एजिंग के नाम से बड़ा आसान लगता है, नहीं सब ठीक है, ट्रेड पेबल रिसीवेबल को पहले एक जगह दिखाते थे, 5 जगह बाइफर्केट करना रहेगा, लेकिन इसके चैलेंजेस हमने देखे कि इसको डेटा को डिराइव करना, उसको वेरियस कैटेगरी में डिफाइन करना एंड एनालाइज करके प्रेजेंट करना, इसका भी तरीका वही रहेगा कि आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट को उसको तैयार करना रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस करना रहेगा, देयर आफ्टर ऑडिट के लिए देना रहेगा, वेरिफिकेशन करके डिटेल ऑडिट करके क्वालिटेटिव बैलेंस शीट को फाइनलाइज करने के लिए। नाउ इससे भी एक भारी भरकम प्रोविजन आ रहा है, डिस्क्लोजर रिगार्डिंग डिसएग्रीमेंट ऑफ क्वार्टरली रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स सबमिटेड टू बैंक्स विद बुक्स ऑफ अकाउंट। ये प्रोविजन क्या कहता है,
disclosure regarding disagreement of quarterly returns submitted to banks and in books. आपको कैश क्रेडिट लिमिट चाहिए, एक कंपनी को कैश क्रेडिट लिमिट चाहिए तो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक के पास जाके कहेगा मेरे स्टॉक मेरे पास 10 करोड़ का अवेलेबल है, आप इसमें फाइनेंस कर दीजिए। बैंक कहता है ठीक है 30% मार्जिन हमें रखेंगे, 70% आपको फाइनेंस कर देंगे, यानी 7 करोड़ की आपके पास फाइनेंसिंग आ जाएगी। लेकिन अब क्या हुआ कि ओवर द टाइम आपने जो 7 करोड़ आए थे उसको उस काम के लिए तो लगाया नहीं जिस काम के लिए था, या आपने नए एक्स्ट्रा काम स्टार्ट कर दिए, कोरोना के कारण से आपकी हालत चरमरा गई और डेटर्स से पैसा नहीं आ रहा, सेल्स कम हो गई, तो इस कारण से आपके पास डेटर्स भी कम हो गए, प्रॉफिट भी कम हो गए, तो आपके पास चैलेंज हुआ सब 7 करोड़ तो हमको चाहिए, लेकिन जो आपके पास स्टॉक जो है वो 10 करोड़ के ना होके 4 करोड़ के रह गया। तो क्या होगा कि लेकिन आप उसको 10 करोड़ को मेंटेन करेंगे, बैंक को जो स्टॉक स्टेटमेंट दे रहे हैं वो 10 करोड़ का देते रहे। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये प्रोविजन आ गया, क्योंकि अभी आप देखेंगे आए दिन न्यूज आती कि इतने करोड़ का लोन इस बैंक का डूबा। उसमें एक बड़ा रीजन ये है कि हम अपनी करंट एसेट पे, मतलब कंपनी अपनी करंट एसेट पे या जैसे स्टॉक है, स्टॉक जितना है उससे कहीं ज्यादा अमाउंट पे दिखा रही है और उस पे फाइनेंस ले रही है, तो उससे दो नुकसान क्या हुए, आपकी कैपेसिटी थी 3 करोड़ के लोन की, आपने 7 करोड़ का लोन ले लिया, अब आपका प्रॉफिट तो जनरेट हो नहीं रहा उतना, तो आप बैंक लोन भी नहीं चुका पा रहे हैं और कंपनी भी एक समय पे हो सकता है कि चरमरा जाएगी और फेल हो जाएगी। तो इसको एड्रेस करने के लिए देखा बैलेंस शीट में मैनेजमेंट को क्या डिस्क्लोजर करना रहेगा कि आपने स्टॉक, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, जितने भी करंट एसेट हैं जिसके अगेंस्ट में आपने लोन लिया है उसे आप सबमिट करेंगे बैंक्स को क्वार्टरली बेसिस पे, जो ऑलरेडी आपकी सैंक्शन टर्म्स के बेसिस पे था कि आपको 30 जून वाले क्वार्टर जो एंड हो रहा है उसकी 20 जुलाई को आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना होता है। तो जो आपने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करा है वो बुक्स में जितना आ रहा है उतना है या नहीं, 10 करोड़ बैंक को सबमिट करा, बुक्स में कितना आ रहा है 4 करोड़, तो आपको रिकंसिलिएशन देना पड़ेगा 10 करोड़, 4 करोड़ और 6 करोड़ का डिफरेंस, और 6 करोड़ के डिफरेंस का रीजन ये है, ये डिस्क्लोजर जाएगा बैलेंस शीट, जितनी भी करंट जैसे जो आपने बैंक को सबमिट करी है और जो उसमें बुक्स में जो आ रही है उसमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, यही डिटेल्स ऑडिटर को भी देनी है, ऑडिटर को भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना है वर्किंग कैपिटल लोन। लेकिन वर्किंग कैपिटल लोन अगर कंपनी ने लिया हुआ है यानी कैश क्रेडिट अगर ली हुई है तो उसमें, और वो 5 करोड़ से ऊपर की है सैंक्शन लिमिट, तो ऑडिटर को भी सेम कि अगर बैंक स्टॉक स्टेटमेंट एंड अदर करंट एसेट बैंक को जो क्वार्टरली बेसिस पे सबमिट कर रहा है और बुक्स में जो क्वार्टरली बुक्स में आ रहा है उसमें डिविएशन है उसको रिकंसिलिएशन उसका देना रहेगा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है, और उसका रीजन भी देना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। देखिए पर लेकिन कंपनीज को कहां देना है, अगर उसने 1 लाख का लोन ले रहेगा तो भी कंपनी को ये रिकंसिलिएशन देना है, लेकिन ऑडिटर को कब देना है जब 5 करोड़ से ऊपर का है, कंपनी को कब देना है जब उसने किसी भी तरह का लोन ले रखा है, और ऑडिटर को कब देना है जब उसने 5 करोड़ से ऊपर का ले रखा है। यानी जो अपन ने शुरू में बात की थी कंपनी मैनेजमेंट में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि वो डिटेल एंड डिस्क्लोजर देगा। नाउ ये डिस्क्लोजर दे दिया, डिस्क्लोजर, अब इसके चैलेंजेस देखते हैं, इस डिस्क्लोजर को देने में क्या चैलेंजेस आएंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए स्टॉक स्टेटमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, ये सब आपने क्वार्टरली बेसिस पे बैंक को जो सबमिट कर रहे हैं वो आपको पता है क्योंकि उसकी एक कॉपी आप कंपनी के पास भी अवेलेबल रहती है, और बुक्स में आ रहा है वो भी बैंक कंपनी को पता रहता है। लेकिन चैलेंजेस में ये है कि स्टॉक स्टेटमेंट, जो क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो कंपनी दे रही है अपने एस्टिमेट के बेसिस पे, नहीं मेरे पास इतना स्टॉक होगा, इसकी रेट एस्टिमेटेड डाल दी और वैल्यू निकाल के दे दी, जबकि वास्तव में स्टॉक का सॉफ्टवेयर उसने मेंटेन ही नहीं कर रखा, स्टॉक मेंटेनेंस है ही नहीं उसकी, एस्टिमेट बेसिस पे वो चलता है। तो वो कैसे निकालेगा कि क्वार्टर के एंड में, यानी ईयर एंड हो गया 2022, अब वो कैसे निकालेगा 30 जून को क्या स्टॉक था उसमें, 30 सितंबर को क्या स्टॉक था, 31 दिसंबर को क्या स्टॉक था, तो ये प्रेजेंट करना एक चैलेंज रहेगा। स्टॉक सॉफ्टवेयर तो मेंटेन होता है लेकिन वो स्टोर्स डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कोई लेना देना नहीं है उससे, वो इंटीग्रेटेड नहीं है, स्टोर्स डिपार्टमेंट अलग चलता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग चलता है। ईयर एंड में क्या होता है, ईयर एंड में उसका
इस क्वांटिटी ले लेता है स्टॉक की और उसका वैल्यूएशन करके अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपने खाते फाइनलाइज कर देता है। तो 3 क्वार्टर पे जो उसने डिटेल सबमिट करी, उसकी क्या करेक्ट वैल्यू है, उसकी क्या करेक्ट क्वांटिटी है, उससे वो वाकिफ नहीं है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तीसरा चैलेंज क्या आ रहा है, ईयर एंड पे ऑडिट हुई, 31/12/2022 की ऑडिट हुई, किस किस तरह के डिफरेंस निकले। डिफरेंस नंबर 1 की साहब क्वांटिटी गलत है इसमें, तो आपके जो सॉफ्टवेयर मेंटेन है उसमें तो क्वांटिटी गलत है, आपने 5 कंजप्शन की एंट्री डालना भूल गए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, क्वांटिटी आपने डेटा पंच गलत कर दिया। एरर नंबर दूसरा कि आपने जो रेट बैंक को एस्टिमेटेड रेट दिए स्टॉक जो सबमिट करा, वो रेट तो 2 साल पुरानी है। अब तो इस साल तो आपकी जो माल खरीदने की जो रेट है वो 30% से इंक्रीज हो गई है, तो 30% से इंक्रीज हो गई, आपने पुरानी से दे दिया, तो वो मिसमैच आ गया। तीसरा स्टॉक वैल्यूएशन का तरीका, आपने स्टॉक क्वार्टरली बेसिस पे देखिए वैल्यूएशन आप लोग काफी कंपनीज करती होंगी, लेकिन कुछ ऐसे केसेस में जो क्वार्टरली बेसिस पे स्टॉक का वैल्यूएशन उतने परफेक्ट तरीके से नहीं होता जो ईयर एंड पे होता है, क्योंकि वो ऑडिटेड पर्पस के लिए बनाई जा रही है। लिस्टेड कंपनी तो अभी भी क्वार्टरली बेसिस पे उसी तरह से अकाउंट्स फाइनलाइज करती है जैसा ईयर एंड पे होता है। तो वैल्यूएशन का तरीका में फर्क आ गया, डेप्रिसिएशन को कॉस्ट का पार्ट बनाना था लेकिन वो बनाया ही नहीं, और उसके कारण से स्टॉक में जो वैल्यूएशन हो उसमें काफी भारी भरकम फर्क आ गया। तो इन तीन कंपोनेंट के कारण से ईयर एंड पे जो स्टॉक कैलकुलेशन हुआ, कंप्यूट हुआ, उसमें काफी फर्क आ गया। लेकिन ये फर्क अगर आप देखें तो हर क्वार्टर में, तो ये फर्क आपके पास आने वाला है, लेकिन कारण कुछ भी, ये 3 चैलेंजेस मैंने बात करी जिसको आपको एड्रेस करना रहेगा, लेकिन रीजन कुछ भी हो, अगर ये डिविएशन है आपका जो बैंक को सबमिट करा और जो बुक्स में सबमिट करा, तो इसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना रहेगा, और ये डिविएशन क्यों आ रहा है उसका रीजन भी आपको देना रहेगा। नाउ आप क्या मानते हैं कि ये डिटेल्स बैलेंस शीट में जा रही है, 10 करोड़ का स्टॉक बैंक को सबमिट करा, 4 करोड़ का बैलेंस शीट में है, बुक्स में है, 6 करोड़ का फर्क है, क्या चैलेंज रखते हैं आप लोगों को? तो चैलेंज आएंगे या कोई दिक्कत नहीं है, बस एक डेटा सबमिट करना है, बता देंगे हम सब। ये तो स्टॉक कैलकुलेट क्वार्टरली बेसिस पे हुआ ही नहीं था, बुक्स तो ईयर एंड में फाइनलाइज होती है, या आपको लगता है ऐसा हम दे पाएंगे? बैंक के पास बैलेंस शीट जाएगी, वो क्या निकालेगा सब, 4 करोड़ के स्टॉक पे 10 करोड़ का लोन ले लिया, 10 करोड़ के हिसाब से वो आपकी लिमिट को इमीडिएटली रिड्यूस कर देगा और लोन रिकॉल कर लेगा। दूसरा, इनकम टैक्स इस तरह से नहीं सोचेगा, वो अलग तरह से सोचेगा, नहीं अब स्टॉक तो 10 करोड़ का ही था, इनका 3 करोड़ का टैक्स लगना था, इसलिए इन लोगों ने सारा मैनिपुलेशन करा है, तो वो इसको 10 करोड़ को रखते हुए वो देखने लगेगा कि नहीं यार ये स्टॉक तो 10 करोड़ का था, इन लोगों ने प्रॉफिट बचाने, टैक्स बचाने के लिए ऐसा करा है। नाउ अभी एक और डिपार्टमेंट है जो प्रोएक्टिव है, जीएसटी डिपार्टमेंट। जीएसटी डिपार्टमेंट कहेगा नहीं अभी 10 स्टॉक 10 करोड़ का था, वास्तव में भी आज 4 करोड़ ही है, इसने दोनों रीजन को रिजेक्ट कर दिया, नहीं कहा इन्हें 6 करोड़ की नंबर 2 की सेल करी है और जीएसटी की जमानत निकाल के भेज देगा, नहीं साहब 6 करोड़ की नंबर 2 की सेल्स है जिसमें जीएसटी चुराना था इनको, और ने वो नहीं दिया है। तो तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से, अब आप देखिए आपने गलती तो एक ही करी है, लेकिन खामियाजा तीनों तरफ आपको भुगतना पड़ रहा है। और एक और है जो पेनल्टी कंपनी से एक लगाएगा, वो तो चौथा तो एक रिजर्व राइट है इनके पास, ठीक है। तो इस प्रोविजन का भी एक फार रीचिंग इम्पैक्ट है। एक और बड़ा सवाल ये उठेगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम जो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्वेश्चनेबल हो जाएगी कि डायरेक्टर ने ऐसा कैसा सिस्टम एस्टैब्लिश कर रखा है जिसमें वास्तविक सेल क्या है, वास्तविक स्टॉक क्या है, बैंक को क्या सबमिट किया जा रहा है, बुक्स में क्या है। इस क्वार्टर में जून क्वार्टर में 25% डिविएशन आ गया, सितंबर में 40% का आ गया, इसका मतलब है कोई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, मतलब वहां ये बात की गई कि सिस्टम का होना, उसका इंप्लीमेंट होना और ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। यहाँ तो इन बातों से ऐसा लगेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जैसा कुछ है ही नहीं कंपनी में, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें भी डायरेक्टर्स पे काफी भारी भरकम पेनल्टीज रहेगी। तो ये डेटा भी बहुत केयरफुली आपको तैयार करना रहेगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ऑडिट कमेटी से डिस्कस करके बैलेंस शीट में दिए जाएंगे। नाउ
नेक्स्ट प्रोविजन, देखिए रेशियो एनालिसिस, ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया है कि 65 इयर्स में बैलेंस शीट में कंपनी की बैलेंस शीट में या किसी भी बैलेंस शीट में कंपनी ने स्टेप लिया है, इतने डिटेल्ड रेशियोज जा रहे हैं। ये रेशियोज क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। आप अभी अपन देखेंगे कि किस तरह से किस किस तरह के रेशियोज जा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है। आप ये मान के चलिए इसको इस तरह से देखते हैं कि आप कोई मान लीजिए किसी कंपनी में आप नौकरी लेने गए और नौकरी लेने गए, उसमें कहा कि सर नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपकी ब्लड की रिपोर्ट लगानी रहेगी, क्योंकि कंपनी देखना चाहती है उसका ब्लड प्रेशर लेवल क्या है, शुगर लेवल क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की फिटनेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। यानी अगर पर्टिकुलर कैंडिडेट इस तरह से फिट है, उसके कोई मेडिसिन का चक्कर नहीं है, वो स्ट्रेस लेवल किस एक्सटेंट तक ले सकता है, उन चैलेंज को देखते हुए नौकरी दी जाएगी। और रिपोर्ट आती है साहब इसका तो मामले बिगड़ा हुआ है, इसकी ग्लूकोज इम्पेयर्ड है, मतलब खाने से पहले भूखे पेट की 150 आ रही है। तो ऐसे केस में नौकरी दी जाए या नहीं दी जाए, ये डिसीजन इस पे डिपेंडेंट रहेगा। आप फिट कैंडिडेट हैं, आप आपके पास डिग्री है, आपके पास एक्सपीरियंस है, वो तो रेलेवेंट होगा, लेकिन ये चीज भी ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि आप कॉम्पिटेंट तो है लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट नहीं है। तो उसी तरह से एक तरह से रेशियो एनालिसिस में कंपनी की रिपोर्ट कार्ड लग रही है कि कंपनी के नेक्स्ट 11 रेशियोज डिफाइन करने रहेंगे, और ये करंट ईयर के लिए भी रहेंगे और पिछले साल के भी। इसमें लिक्विडिटी रेशियो, कंपनी की लिक्विडिटी क्या है कि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए करंट एसेट कितनी अवेलेबल है उसके पास। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कि कंपनी नेट प्रॉफिट कितना कमाती है बिजनेस के ऑपरेशन से, कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना उसका रिटर्न आता है, इक्विटी पे कितना रिटर्न है, ये सारे रेशियोज कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इवैल्यूएट कर सकता है यूजर। तीसरा सॉल्वेंसी रेशियो कि कंपनी अपने अगले 12 महीनों में, रिपोर्टिंग डेट से अगर 12 महीनों में चल भी पाएगी नहीं चल पाएगी, यानी उसकी इतनी असेट है कि वो लायबिलिटी को पे कर पाएगी। सॉल्वेंसी रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो, इससे वैलिड होगा कंपनी कितना एफिशिएंटली काम कर रही है, यानी कंपनी कितना स्टॉक रखी, कितनी बार सेल कर पा रही है। 50 लाख का स्टॉक रख के 2 करोड़ की सेल कर पा रही है, यानी वो अपने 4 बार रोटेट कर पाती है अपने स्टॉक को। कंपनी अपने डेटर से 30 दिन में पैसा रिकवर कर पाती है या 200 दिन में कर पाती है, वो ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड से टर्नओवर रेशियो से पता चलेगा। तो ये एफिशिएंसी रेशियोज है। तो ये 4 तरह के रेशियोज मांगे गए हैं बैलेंस शीट में, जिसके बेसिस पे एवरी यूजर, बैंकर्स आपको लोन देने का डिसीजन लेगा, इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैलेंस शीट बुक सही मेंटेन हुई है, जीएसटी डिपार्टमेंट इन सब वैल्यूएट करेगा जीएसटी सही दिया गया नहीं दिया गया, ये सारे डिसीजन लेगा इन रेशियो के बेसिस पे। नाउ इन रिपोर्टिंग क्या क्या है इसमें, ये रेशियोज करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के रेफरेंस में कैलकुलेट किए जाएंगे और दिए जाएंगे। सेकंड, अगर किसी भी रेशियो में 25% से ज्यादा का डिविएशन आए, पिछले साल आपका नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, सब 70% है, लेकिन इस बार 10% ही है, 25% से ऊपर का डिविएशन आ गया। पिछली बार आपने 70 क्यों दिखाया, वास्तविक तो 70 भी नहीं था, लेकिन चैलेंज था आपको बैंक लोन लेने का या पर्टिकुलर और प्रेशर से, तो आपने उसको इन्फ्लेट करके दिखा दिया। 25% का डिविएशन आ गया, ये डिस्क्लोज होगा बैलेंस शीट में, मैनेजमेंट को करना रहेगा सर 25% का डिविएशन है और इसका रीजन क्या है। अब रीजन आप क्या देंगे, ये आपको अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस करके पूरा डिटेल आपको इसमें डिस्क्लोज करना रहेगा। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देना रहेगा कि कैलकुलेशन रेशियो कैलकुलेट कैसे हुए, यानी किसी भी रेशियो को कैलकुलेट न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। करंट रेशियो को निकालने के लिए आपने करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को निकालने के लिए आपने नेट क्रेडिट सेल्स को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करा है, यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री आके उससे डिवाइड करा है। ये आपको देना रहेगा डिस्क्लोजर। और डिस्क्लोजर यही नहीं देना, इसके बाद ये भी देना है कि आपने देखा कि सब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पिछली बार सब 4 टाइम्स आ रहा था, लेकिन इस बार 1 टाइम ही रह गया, यानी आप पिछले साल तो 50 लाख का स्टॉक रख के 2 करोड़ की सेल करते थे, लेकिन इस बार
50 लाख का स्टॉक रख के 50 लाख की सेल करता है, तो आपने कहा नहीं यार इस रेशियो में थोड़ा मैनिपुलेशन कर देते हैं, या जो डिवाइड मैंने एवरेज इन्वेंट्री से करा है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से कर देता हूँ, रेशियो थोड़ा सही हो जाएगा। तो अगर आपने किसी भी रेशियो का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज करा है तो आपको ये भी डिस्क्लोज करना रहेगा कि आपने ये चेंजेस करे। तो ये सारी डिटेल्स बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर में जाएंगी। नाउ जैसा अपने इसमें ऑडिटर को क्या रिपोर्टिंग करनी है, ऑडिटर को इसमें केवल एक रिपोर्टिंग करनी है कि जो इन सारे रेशियो के बेसिस पे और मेनली सॉल्वेंसी रेशियो के बेसिस पे ये तय करना है कि 31 मार्च 2022 के रेफरेंस में बात करूं, क्या 31 मार्च 2022 पे अगले 12 महीने को उसको देखना है कि उसको क्या लगता है कि मेटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या, कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाएगी। अगर 31 मार्च ये रेशियोज की हालत देखते हुए उसको लगता है कि कंपनी तो चरमराई हुई है, कोई पेमेंट कर ही नहीं पाएगी लायबिलिटी का, या ट्रेड रिसीवेबल जो इसने दिखा रखे हैं वो तो ओवर स्टेज है, 5-5 साल से पैसा ही नहीं आ रहा उसको, उसने उसको असेट में दिखा रखा है। तो ये ऑडिटर को वो सारे रेशियोज, एजिंग और मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कशन करके तय करना रहेगा कि ये कंपनी की गोइंग कंसर्न एस्पेक्ट या मेटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या अपनी लायबिलिटी को चुकाने की, तो ऑडिटर को भी इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिस्क्लोज करना रहेगा। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस, अपन कॉन्सिक्वेंसेस काफी डिस्कस कर चुके हैं कि इससे फाइनेंशियल हेल्थ सामने निकल के आ रही है, कंपनी की सॉल्वेंसी क्या है, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, कंपनी किस एफिशिएंसी के साथ में काम कर रही है। इनको दो एग्जांपल से अपन डिस्कस और समझते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या कहता है कि आप देखिए आपका 20-21 में क्या था, आप 40 लाख का स्टॉक रख के 2 करोड़ 25 लाख की सेल कर देते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री तो 5.62 टाइम्स आएगा, यानी आप लगभग 6 टाइम रोटेट कर लेते थे अपने स्टॉक को, यानी इसको फर्दर 365 से डिवाइड करके आप निकालेंगे, 65 दिन का आपके पास स्टॉक रहता था, 65 डेज की इन्वेंट्री रहती थी और आप साल भर की सेल कर पाते थे। लेकिन नेक्स्ट ईयर 21-22 में क्या हुआ, बिजनेस चरमरा गया, कोरोना इफेक्ट आ गया, व्हाटएवर, या और कॉन्सिक्वेंस देखते हैं, कंपनी 1.5 करोड़ की सेल करने लगी लेकिन इन्वेंट्री 4 करोड़ का रख रही है, 4 करोड़ का स्टॉक रख के 1 करोड़ 50 लाख की इन्वेंट्री सेल करना, यानी 973 दिन का आपके पास रोटेशन पीरियड है। आपको क्या लगता है नॉर्मल ट्रेंड माना जाएगा? ऐसी कंपनी कौन होगी 1.5 करोड़ की सेल करने के लिए 4 करोड़ का इन्वेंट्री रखेगी? ये की चैलेंज आपको आने वाला है। इसमें अगेन जीएसटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बैंकर्स सब अपने अपने असर्शन निकालेंगे। सब सेल तो 1.5 करोड़ की नहीं हो सकती, सेल तो 10 करोड़ की हुई है, लेकिन ये आउट ऑफ बुक्स दिखाई गई है। बैंक कहेगा नहीं यार इन्वेंट्री को ओवर स्टेट करा गया है, क्यों? क्योंकि ओवर स्टेट इसलिए करा गया है कि लिमिट उसी पे बन रही है, स्टॉक पे बन रही है, इसलिए लिमिट को प्रॉपर्ली बनाने के लिए ये 4 करोड़ की इन्वेंट्री दिखाई गई है। जीएसटी भी वही निकालेगा कि आउट ऑफ बुक सेल्स करी गई है, जिसके कारण से जीएसटी की चोरी करी गई है। तो ये सारे इस आपकी इन्वेंट्री रेशियो के बेसिस पे, और ये ऐसे सारे असर्शन हर रेशियो के बेसिस पे यूजर करेगा, इन्वेस्टर, बैंकर, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। नाउ एक और रेशियो अपन समझते हैं, करंट रेशियो। करंट रेशियो किस तरह से निकलेगा? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यानी एक कंपनी के पास कितनी करंट एसेट अवेलेबल है करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए। पहले साल में आपके पास 4000 की करंट एसेट थी करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, यानी बहुत अच्छा रेशियो है, आराम से वो 4 बार पे कर सकता है। 4 साल का स्टॉक अवेलेबल है, उसके बाद की 4000 की करंट एसेट से वो 1000 की पे करनी है, 3000 का सरप्लस उसके बाद फिर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल क्या हुआ, 4000 की करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए उसके पास 3000 की एसेट अवेलेबल है, और 3000 की एसेट में भी और चैलेंज आ सकते हैं कि रिकवरेबल है कि नहीं है। अब देखिए बैंकिंग में आइडियल रेशियो क्या रहता है? 2:1 का। आप सब समझते हैं कि करंट रेशियो 2:1 है तो बैंक उसको प्रेफर करता है, आपकी रेटिंग हाई रखता है और आपको लोन देने में इंटरेस्टेड रहता है। लेकिन यहाँ 0.75 आ गया, तो ये पोजीशन आपकी बिल्कुल इस तरह से ये है कि जैसे अपने बात करी थी ब्लड शुगर लेवल आपका
फास्टिंग से पहले आ गया कि मतलब 150 है, यानी ग्लूकोज इम्पेयर्ड है, आपको मेडिसिन की जरूरत है। तो इसी तरह से डॉक्टर क्या निकालने वाले बैंक, इसको लोन दिया ही नहीं जा सकता, बल्कि जो दे रखा है वो और विड्रॉ कर लो। तो इस रेशियो के बेसिस पे आपकी लिक्विडिटी पोजीशन सामने आएगी, और बैंकर्स के लिए बहुत बड़ा टूल रहेगा वैलिड करने का। और आप ये समझे कि सीएमए डेटा में आप क्या दे रहे हैं और यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इनमें आपको अलाइनमेंट रखना रहेगा। अदरवाइज दोनों में हुआ तो हो सकता है कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग के भी फेस करने पड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोविजन, borrowing to be used for the purpose, for the specific purpose for which it was obtained। यानी ये प्रोविजन क्यों आया कि कंपनी ने बोरिंग्स, मतलब कंपनी से ने बैंक से लोन लिया, अब वो लोन किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सैंक्शन लेटर में दिया जाता है कि आपने कैश क्रेडिट लोन लिया है, सीसी लिमिट ली है, तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे फॉलोइंग पर्पस के लिए, यानी बिजनेस ऑपरेशंस पे खर्च करने के लिए। टर्म लोन आपने लिया है तो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन लोन लिया है तो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज लिया जाएगा। अगर आपने सैंक्शन लेटर की टर्म्स के अकॉर्डिंग जिस पर्पस के लिए लोन लिया है उस पर्पस के लिए यूज नहीं करा है, तो आपको ये रिपोर्टिंग करनी रहेगी कि वो किस पर्पस के लिए यूज किया गया। आपने कंस्ट्रक्शन लोन लिया लेकिन उसको उससे लैंड परचेज कर ली, सीसी लोन लिया उससे बिल्डिंग बना ली, तो ये डिविएशन, उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी रहेगी। ये वॉल्यूशन कितना है, कितने अमाउंट है और कहाँ इन्वेस्ट किया गया है। अगेन इसका पर्पस यही है कि बैंक लोन को डूबने से बचाने के लिए। आए दिन रियल एस्टेट में आप देखते रहते हैं कि उन्होंने लोन लिया एक प्रोजेक्ट के लिए, उसको 4 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, ना तो पहला प्रोजेक्ट जिसके लिए लोन लिया था वो कंप्लीट हो पाए, ना बाकी लोन बाकी प्रोजेक्ट शुरू हो पाए। इसके कारण से कंपनी में ना तो प्रॉफिट आए हैं, ना प्रोजेक्ट सेल्स आई है, और बैंक का लोन भी नहीं चुक रहा है, और कंपनी भी चरमरा के बंद हो गई एक दिन। इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, कॉर्पोरेट फेलियर्स को रोकने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इस प्रोविजन को लाया गया है। तो मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना रहेगा कि जिस पर्पस के लिए लोन लिया वो यूज कहाँ पे हुआ है, अगर नहीं हुआ उस पर्पस के लिए तो उसका डिविएशन को डिस्क्लोज करना रहेगा। नाउ कारों में ऑडिटर को भी इसकी रिपोर्टिंग करनी रहेगी कि टर्म लोन जिस पर्पस के लिए लिया गया था उस पर्पस के लिए यूज हुआ है या नहीं हुआ, और शॉर्ट टर्म लोन जिस पर्पस के लिए लिया गया था उस पर्पस के लिए यूज हुआ है या नहीं हुआ। तो मैनेजमेंट के इस डिस्क्लोजर पे के बेस पे ऑडिटर को भी ये रिपोर्टिंग करनी रहेगी। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आने वाला है कि ये बहुत आसान दिखता है कि आपने लोन किस पर्पस के लिए लिया था और किस पर्पस के लिए यूज करा, लेकिन आपने अगर 10 लोन ले रखे हैं तो हर लोन का आपको ये पूरा डिटेल रिपोर्टिंग करनी रहेगी, इसको कहाँ यूज किया गया। टर्म लोन के केस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि कार लोन लिया तो कार लोन के लिए यूज होगा क्योंकि वो जाई चाहे वेंडर को रहा है। लेकिन कंस्ट्रक्शन लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, इन सब में ये चैलेंज आने वाला है कि इस वर्किंग को डिटेल में किया जाए, कि कैलकुलेशन की जाए पूरे साल में, और देर आफ्टर इसको डिस्क्लोज किया जाए। अब आपको क्या लगता है कि कंपनी का मान लीजिए 10 करोड़ का कंपनी का कैश सीसी लिमिट है और 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 25 करोड़, लेकिन ये प्रॉफिट तो 12 महीने के दौरान हुआ है, और कंपनी ने अप्रैल में एक लैंड परचेज कर ली 17 करोड़ की, तो क्या माना जाएगा, ये वॉल्यूशन आपको लगता है या नहीं लगता? अप्रैल किसी को लग रहा होगा साहब 12 महीने में प्रॉफिट कमाया और अप्रैल में खरीद लिया तो ये तो वॉल्यूशन ही क्लियर है, क्योंकि प्रॉफिट तो अप्रैल में हुआ ही नहीं 15 करोड़ का। नहीं, ऐसा नहीं है। आईसीआई ने इसमें गाइडेंस दे दी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, जो गाइडेंस नोट आपको परचेज भी करना चाहिए, कि ये साल के एंड में देखा जाएगा। 31 मार्च 2022 में आपको देखना रहेगा कि टोटल यानी 10 करोड़ की सीसी लिमिट, 15 करोड़ का प्रॉफिट, लैंड कितनी परचेज करी 17 करोड़ की, तो 15 करोड़ तक का कोई वॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आपने 15 करोड़ से ऊपर अगर परचेज करी है वर्किंग कैपिटल लोन को, शॉर्ट टर्म लोन को कहाँ यूज कर लिया, लॉन्ग टर्म के लिए, लैंड के परचेज के लिए, और आपको वहां पे इसका डिस्क्लोजर देना रहेगा। अब आप इसके कॉन्सिक्वेंस देखेंगे कि क्या होंगे। बैंक के पास पहुंचती है बैलेंस शीट, इधर आपका लोन जो 10 करोड़ का लिया था सीसी लिमिट, वो इस्तेमाल कर लिया लैंड परचेज के लिए,
तो ये बहुत बड़ा डिफॉल्ट है। इवन ये आपको विलफुल डिफॉल्टर आरबीआई द्वारा घोषित करने के लिए भी काफी है। आपने लोन जिस पर्पज के लिए लिया था, अगर उसको दूसरे पर्पज के लिए इस्तेमाल करा तो आपका लोन इमीडिएटली रिकॉल हो जाएगा। प्लस आपका विलफुल डिफॉल्ट तो कैटेगरी में भी आरबीआई डिस्क्लोज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्लोजर भी शेड्यूल 3 में मांगा गया है। तो ये एक बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस है इस प्रोविजन के। नाउ ये एग्जांपल अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटा प्रोविजन है मैंडेटरी राउंडिंग ऑफ। अपने शुरुआत में डिस्कस करा था, अभी तक आप फुल फिगर में बैलेंस शीट देते थे। आप नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे। नेक्स्ट, अगर आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 10,48,63,210 है तो आप क्या डिस्क्लोज करते थे? सेम, मतलब अभी वॉलंटरी था कि कंपनी फुल फिगर में देगी या राउंडिंग ऑफ में देगी, लैक्स में देगी, डेसिमल मिलियंस में देगी, करोड्स में देगी। लेकिन अब ये मैंडेटरी हो गया है, सभी कैटेगरी की कंपनीज को इसको राउंडिंग ऑफ में देना रहेगा। 100 करोड़ तक की इनकम वाली कंपनीज को लैक्स तक रेस्ट्रिक्ट करना रहेगा, नहीं 100,000 मिलियंस एंड लैक्स। एंड 100 करोड़ से ज्यादा वाली इनकम वाली कंपनीज को लैक्स करोड्स में राउंडिंग ऑफ करनी रहेगी। और ये राउंडिंग ऑफ करंट ईयर के सारे बैलेंस शीट, पी&एल, उसके जितने भी नोट्स एंड सारे डिस्क्लोजर जो बैलेंस शीट में उसके लिए भी करना रहेगा, और पिछले साल की सारे डिस्क्लोजर के लिए भी करना रहेगा। अब आप इसमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा नहीं है। चैलेंजेस इससे हैं कि इसको बनाना एक अपने आप में बड़ी एक्सरसाइज है, ये मैनुअल एक्सरसाइज नहीं हो सकती। इसको अगर हम सजेस्ट करते हैं, आप इसको अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाएंगे बैलेंस शीट को राउंडिंग ऑफ, तो एक्यूरेसी आने की संभावना काफी ज्यादा हो जाएगी। अदरवाइज एक्यूरेसी बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। नाउ एक चैलेंज अभी आज की डेट में बना हुआ है कि आपके जीएसटी एनुअल रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड कंपनीज एक्ट के जो फॉर्म्स फाइल होने हैं उसमें फुल फिगर्स जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने क्या कहा, अब राउंडिंग ऑफ करनी है, यानी आपको लैक्स में बैलेंस शीट बनानी है, करोड़ में बनानी है। तो अब आप अगर लैक्स में बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करने वाले हैं, तो यहाँ फुल फिगर में कैसे देंगे? तो इसका अभी आज की डेट में सॉल्यूशन लगता है कि आपको टू सेट बैलेंस शीट बनानी रहेगी, एक फुल फिगर में जो डायरेक्टर से साइन होगी, वो दूसरा राउंडिंग ऑफ में जो ऑडिट के लिए सबमिट की जाएगी। जो मुझे लगता है कि थोड़े समय में हो सकता है कि कंपनीज एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अलाइनमेंट करते और जो फॉर्म्स एनुअल रिटर्न्स फाइल होने वाली है वो राउंडिंग ऑफ में कर देंगे, तो वहां ये चैलेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ये तीनों डिपार्टमेंट अलाइन नहीं हुए तो ये चैलेंज आपको आने वाला है। आपको टू सेट बैलेंस शीट की बनाने रहेंगे और वो सबमिट करने रहेंगे ऑडिट के लिए। नाउ हम बात करते हैं कि अपने 6 प्रोविजंस की मेनली बात करी है। प्रोविजन 15 प्रोविजंस हैं जो भारी भरकम है, उसके लिए आप 1-to-1 क्वेरी सेशन में या मेल के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं। अब आता है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा तब इतनी भारी डिटेल्स देने से बेटर है कि कुछ डिटेल्स दीजिए, नहीं है मत। बैंक को स्टॉक दिया 10 करोड़ का, बुक्स में आ रहा है 4 करोड़ का, रिकंसिलिएशन नहीं दे क्या हो जाएगा? तो हमको पता है ना 10 करोड़ का क्या है। अभी मैं कुछ एक कंपनी में बात कर रहा था, कहते हैं साहब एक ही कॉपी में सबमिट करते हैं बैंक को, दूसरी कॉपी में रहती नहीं है, तो हमारे पास तो है ही नहीं, बैंक के पास है। और बैंक से बात करी तो बैंक पॉलिसी कहते हैं साहब हम अपना कॉन्फिडेंशियल शेयर डेटा किसको शेयर नहीं कर सकते। तो आपको लग रहा होगा सर ये बहुत आसान सोल्यूशन है इस डिस्क्लोजर को नहीं देने का। दूसरा आपको लगता है नहीं साहब डिटेल्स तो दे देते हैं, ऐसा नहीं करते कि नहीं दे, लेकिन ये दे देते हैं 10 करोड़ का 4 करोड़ का दिया था बैंक को जो स्टॉक दिया, और हमारे बुक्स में भी 4 करोड़ आ। तो आप दो तरह के दिमाग में थॉट्स आ रहे होंगे, या तो डिटेल्स डिस्क्लोज ही नहीं की जाए या गलत कर दी जाए। नेक्स्ट, इसमें आपने दो वॉल्यूशन करे कंपनीज एक्ट में, की अपन वॉल्यूशन की बात करते हैं कि आपने एक शेड्यूल 3 को प्रॉपर्ली कंप्लाई नहीं करा। कंप्लाई नहीं करने में कंपनी और उसके ऑफिशियल पे 1 साल की जेल हो सकती है और 5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन दूसरा आपने क्या करा, आप डिटेल्स देना भूल गए, ये जानते हुए कि वो देनी थी, या आप ने गलत डिटेल्स दे दी जबकि आपको पता था सही डिटेल्स क्या है।
आप कहोगे ये हम तो जिस दिन दिक्कत आई कहते हैं साहब बोनाफाइड है, हम तो वास्तव में भूल गए थे, वास्तव में नहीं दिया। ऐसा नहीं होगा। डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन होती है कि हाँ कौन डायरेक्टर बन सकता है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बेसिस पे सारी चीजें कंपाइल हुई हैं, बनाई गई है, फाइनलाइज की गई है, ये देखना रहेगा। तो ये आसान नहीं है। और दूसरा, आपने बैंक्स में डिटेल्स बहुत सारी दे रखी है, वो आज बैंक की पॉलिसी होगी डेटा वो ऑडिटर के लिए स्टॉक स्टेटमेंट शेयर नहीं कर रहा, इनकम टैक्स से एक नोटिस जाएगा तो वो अपने आप शेयर करेगा। तो आपके ही बहुत सारी जगह जो आपने डिटेल्स दी हुई है उससे तय हो जाएगा नहीं साहब ये जानबूझ के चीजें छुपाई गई हैं, गलत दी गई हैं। और उसमें अगर ऐसा पाया जाता है तो आप फ्रॉड की पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी बहुत बड़ी है, आप इतना समझ लें कि 6 महीने से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है। और जितने का नुकसान सामने वाली पार्टी को हुआ है, जितने अमाउंट का फ्रॉड इन्वॉल्व है आपके इस डिस्क्लोजर में, उससे 3 गुना पेनल्टी लग सकती है। आपने ऐसा करके बैंक का 5 करोड़ का लोन डूब गया तो आपको 15 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है। तो नाउ कंपनी को डिसाइड करना रहेगा कि सर कंप्लायंस कॉस्ट को चूज करें या नॉन कंप्लायंस कॉस्ट को, क्योंकि हमेशा कंप्लायंस की कॉस्ट नॉन कंप्लायंस की कॉस्ट से कम ही होगी। तो ये इनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पर देखिए इससे अभी समझ आ रहा होगा इतने भारी वेलकम डिस्क्लोजर कैसे दिए जाएंगे, या ये तो कंपनी को चलानी इम्पॉसिबल काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने एक प्रॉपर, आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट काफी स्ट्रेंथन है, आपने ईआरपी बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फाइनल कर रखा है, आप लिस्टेड कंपनी की तरह आप क्वार्टरली बुक्स फाइनलाइज करते हैं, प्रोफेशनल टीम आपके अकाउंट्स की टीम में है जो मंथली बेसिस पे बुक्स फाइनलाइज करके जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करती हैं, तो आपके लिए ये चैलेंजेस आप पाएंगे कि बहुत छोटे हैं, बहुत आसानी से एड्रेस किए जा सकते हैं। और इसका मल्टीपल बेनिफिट आपको मिलेगा कि जो आप नॉन कंप्लायंस की कॉस्ट, इंटरेस्ट, ब्याज, मतलब ब्याज, पेनल्टी, लेट फीस जो आप जीएसटी इनकम टैक्स में भर रहे हैं वो लगभग खत्म हो जाएगी। आपकी बैलेंस शीट पे रिलायबिलिटी इन्वेस्टर की, बैंकर्स की बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि आपकी बैलेंस शीट इतनी स्ट्रेंथन हो जाए कि बैंकर जो आपको 10% पे ब्याज देता है वो आप 8% पे देने लग जाए, क्योंकि आपकी रेटिंग इंप्रूव हो गई, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वालिटी इंप्रूव हो गई, उसको कॉन्फिडेंस है आपके बिजनेस के करने के तरीकों में। तो इस तरह से ये शेड्यूल 3 के नए डिस्क्लोजर आपके बिजनेस को सेल्फ रेगुलेट करने में मदद करेगा। तो ये वेलकमिंग चेंजेस हैं जो ट्रांजिशन फेज में हर चेंज मुश्किल लगता है, बड़ा लगता है, लेकिन देर आफ्टर इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसका पर्पस सर्व हो जाएगा। ना इसको आपको अमेंडमेंट, आपको इस अमेंडमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करें उसके लिए एमसी का जो सर्कुलर आया है 24 मार्च 2021 का, वो मैंने इस पीपीटी में अटैच करा है। समरी नोट ऑलरेडी मैं आपको 1 साल पहले भेज चुका हूँ कैसे इंप्लीमेंट करना है, और अभी रिमाइंडर के थ्रू भी भेजा जा चुका है। अभी रिक्वायरमेंट लेटर हमारे ऑफिस से आपको पास आया है कि किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाए, डिटेल्स को किस तरह से बनाया जाए, कंपाइल किया जाए और सबमिट किया जाए ऑडिट के लिए। उससे भी आपको मदद मिलेगी कि किस तरह से सब काम को करा जाए। और एक आईसीए गाइडेंस नोट, आईसीए के गाइडेंस नोट में बहुत डिटेल तरीके से दे रखा है कि किस डिस्क्लोजर को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए और डिस्क्लोज किया जाए। डाउट्स आपके होंगे उसमें, आपको उसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उसको प्रेजेंट करने में आपको मदद मिलेगी बैलेंस शीट में। लेकिन ये तय है कि आपको इस बैलेंस शीट को अकाउंट्स डिपार्टमेंट के थ्रू फाइनलाइज करा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कस करके सभी ऑडिटर को सबमिट करना रहेगा, ताकि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन फाइनलाइज एंड डिस्क्लोज की जा सके। और सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेस जो आपने देखे काफी बड़े हैं, उनको आज ही एड्रेस कर लें, उसका जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो देखते हुए बैलेंस शीट फाइनलाइज की जाए। इसके बाद भी आपको अगर कोई चैलेंजेस लगते हैं तो आप हमारी टीम से इन मेल आईडीज पे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। 1 to 1 आप मुझे भी कभी कॉल कर सकते हैं, टीम के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉसिबल टाइम फ्रेम में आपके पास उसका रिप्लाई आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग। नाउ आप अपनी क्वेरीज 1 to 1 भी डिस्कस कर सकते हैं। जो ऑनलाइन जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो अपने चैट बॉक्स के थ्रू क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, उसको अपन कुछ क्वेरीज को यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। सबसे बड़ा इशू है एमएसएमई का। Yes.
सामने वाले को कैसे पता लगेगा एमएसएमई में है बिल्कुल कहीं मिल सकता है। देखिए हजारों क्रेडिटर्स हैं सर हजारों, अब कैसे, गुड क्वेश्चन। अभी सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि एमएसएमई कैटेगरी में कैसे ट्रेड पेबल्स को बायफिट किया जाए। देखिए अभी हम बैलेंस शीट में क्या नोट डाल रहे हैं, मैक्सिमम लोग, वी हैव नॉट रिसीव एनी इंटीमेशन फ्रॉम वेंडर्स। अब आप इसी को आप देखें कि हमने आपने किसी भी वेंडर से इंटीमेशन नहीं मिली कि वो माइक्रो स्मॉल मीडियम कैटेगरी में रजिस्टर्ड है क्या, और कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। पर पॉइंट ये आता है कि आपने उसे मांगा है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आपने मेल तो करा है, लेकिन बिल्कुल पेटिंग और नए एमएसएमई के नए क्राइटेरिया के बाद तो मैक्सिमम लोग एमएसएमई कैटेगरी में ही आएंगे। हाँ ठीक है, तो इसमें अगर उसने रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो एमएसएमई कैटेगरी में नहीं आएगा, अगर उसने एमएसएमई एक्ट के तहत अपने को रजिस्टर करा रखा है तो आएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि कंपनी को सभी वेंडर्स को एक लेटर भेजना रहेगा कि आप इस डेट तक, अगले 1 महीने में, 15 दिन में, महीने भर में आप एमएसएमई कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं क्या, आप उसको दीजिए। और अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो उसका आप अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट सबमिट करिए। अगर कंपनी ने ऐसा करा है और उसके बेसिस पे कंपनी ने 100 जनों को मेल करा और 10 जनों से रिप्लाई आया है और रिमाइंडर देने के बाद भी ये रिप्लाई यही रहा है तो ठीक है, फिर डिस्क्लोजर गलत नहीं है उसका। मान लीजिए 10 एमएसएमई लोग थे, वेंडर्स थे जो माइक्रो स्मॉल कैटेगरी में थे, लेकिन उनने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या करवाया तो आपको अपडेट नहीं करा। ऐसे केस में बोनाफाइड एरर, ये आपकी गलती नहीं मानी जाएगी और इसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंस आप पे नहीं होने वाले, क्योंकि आपने एक प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करा है। सर डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड, जो ट्रेड पेबल और रिसीवेबल दोनों में आपको बांटना है कि ट्रेड पेबल डिस्प्यूटेड कौन सी कैटेगरी है और अनडिस्प्यूटेड। अभी आता है आपका क्वेश्चन, इसमें कौन डिसाइड करेगा। सर देखिए डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड डिसाइड करना मैनेजमेंट को ही रहेगा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका डिसाइड करेगा कि पर्टिकुलर ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल डिस्प्यूटेड कैटेगरी में। यस, इसमें एक है कि दो पार्टी के बीच में डिसएग्रीमेंट हो। आप वर्बल नहीं कह सकते कि मैम मैंने फोन करा था और फोन पे उसने कहा मैं तो पैसा नहीं देने वाला, तो हमारा झगड़ा हो गया इसलिए वो पैसा नहीं दे रहा। नो, आप दोनों पार्टी के बीच में डिसएग्रीमेंट होना चाहिए और वो किसी एविडेंस से तय होना चाहिए कि हाँ ऐसा डिसएग्रीमेंट क्यों है और आपने कन्वे करा गया है और ये अंडर डिस्कशन है। या ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस, आपने मान लीजिए क्वालिटी डिफेक्ट, आपने माल बेचा और वो कहता है साहब पैसा नहीं दूंगा क्योंकि क्वालिटी गड़बड़ है आपकी, और केस फाइल कर दिया। आपस दोनों पार्टी के बीच में कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, वो एक सबसे बड़ा एविडेंस हो गया। लेकिन कोर्ट में केस का होना ही एविडेंस नहीं डिस्प्यूट का। अगर आप आपसी डिसएग्रीमेंट को किसी मेल या किसी भी तरह से लेटर करस्पॉन्डेंस से भी एविडेंस के साथ प्रूव कर दिया जाए तो वो सफिशिएंट है। मान लीजिए जैसे अपन ने डिस्कस करा था कि आपने माल खरीदा और आपका स्टोर डिपार्टमेंट की इंस्पेक्शन रिपोर्ट से तय होता है कि नहीं साहब ये क्वांटिटी जितनी बिल में दी गई है उतनी कम है, उस वास्तविक क्वांटिटी उससे कम है या क्वालिटी गड़बड़ है, तो ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट से, उसके तरीकों से ये कन्वेड होना चाहिए, तभी डिस्प्यूटेड माना जाएगा। और आपको ईच एंड एवरी कैटेगरी को अगर विदाउट, आप ये समझिए जहां पे अगर आपने विदाउट बेसिस डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड आपने कहा साहब डिस्प्यूटेड दिखा दे तो गड़बड़ हो जाएगी, सारे को अनडिस्प्यूटेड दिखा देते हैं। यहाँ पे आपने क्या करा, आपने वो इन्फॉर्मेशन जो आपको पता थी उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करा, तो उसकी भी फ्रॉड कैटेगरी में आके फॉल्स स्टेटमेंट आपने जो दिया है वो पेनल्टी कंपनी पे लग जाएगी। तो ये पार्टी के अमाउंट वाइज नीचे डिवीजन होगा या टोटल होगा। पर मान लीजिए सिंह साहब ने बताया कि 1000 पार्टीज हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, अब उसको आपने टोटलिटी में कैसे दोगे, तो बनेगा कैसे डिटेल्स ये, जैसे अभी भी अपन बैलेंस शीट बनाते हैं ना, ट्रेड पेबल्स को कंपाइल कैसे करते हैं, पूरी ग्रुपिंग बनाते हैं डिटेल, तो उसी ग्रुपिंग के आगे अगर 1000 लाइन आइटम है तो 1000 के आगे आपको कैटेगरी डिफाइन करनी है, ये डिस्प्यूटेड है या अनडिस्प्यूटेड है, ये एमएसएमई अदर कैटेगरी है, और उसके बेसिस पे ही आपको उसके कंपाइल करके उस शीट को भी ऑडिट के लिए सबमिट करना रहेगा, अपने पास रखना रहेगा, और फिर वो टोटलिटी में फिगर आपके पास बैलेंस शीट में कंपाइल होगा। पार्टी वाइज कोई इसमें अमाउंट मिनिमम या मैक्सिमम है, जैसे किसी पार्टी का अमाउंट
जाता है तो नहीं, इसमें कोई कट ऑफ लिमिट नहीं है। अगर आपने आपका ट्रेड पेबल 10,000 का है और 1 करोड़ का है, दोनों ही सेम तरीके से कैटेगराइज होंगे, क्योंकि यहाँ फिगर टोटल मांगा जा रहा है। पता अगर किसी हो सकता है टाइम टू कम फ्यूचर में ये लार्जर पार्टी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहे, तो वहां पे ये बात हो सकती है। लेकिन आज की डेट में ये टोटल ट्रेड पेबल्स को जानना चाह रहे हैं कि वो कितने आपके 3 साल से पुराने हैं, कितने 1 साल से पुराने हैं। तो कोई कट ऑफ लिमिट नहीं है किसी भी ट्रेड पेबल्स के। वाला 5 करोड़ से ऊपर का लाभ लो इसमें स्टॉक डेविएशन का जो स्टॉक डिविजन ऑडिटर को जो रिपोर्ट करना है वो 5 करोड़ से ऊपर है, लेकिन कंपनी के को तो 1 लाख का लोन ले रखा है तो भी ये डिस्क्लोज करना है। फाइनेंशियल में बैलेंस शीट में कोई लिमिट नहीं है, कंपनी ने बस लोन ले रखा है, बोरोइंग ले रखी है किसी भी तरह की, तो कंपनी को डिस्क्लोज पूरा करना है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना है कि कितने का लोन लिया हुआ है, उसमें कितना बैंक को सबमिट करिए असेट और कितना बुक्स में आ रही है क्वार्टरली। मतलब आपको ईयर एंड पे डिस्क्लोज तो ईयर एंड पे ही करना है, लेकिन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्वार्टरली जाएगा। जून क्वार्टर के एंड में ये पोजीशन थी, सितंबर क्वार्टर में ये डिफरेंसेस थे, दिसंबर क्वार्टर के एंड में ये और मार्च क्वार्टर के एंड में ये डिफरेंसेस थे। बैंक का भी ऐसा मंथली स्टॉक स्टेटमेंट है चीज है तो क्या क्वार्टरली नहीं, बैंक तो मंथली लेता रहेगा, रिपोर्टिंग क्वार्टरली, मतलब मंथली स्टेटमेंट आपके जाते हैं। पर आप जरा सोच के देखिए कि आपने बैंक को मंथली स्टेटमेंट गलत दे दी, अब आप क्वार्टरली कैसे ही बनाएंगे? आपने 10 करोड़ का स्टॉक स्टेटमेंट दिया अप्रैल के एंड में, वास्तव में 4 करोड़ ही था, तो ये 10 करोड़ का ओपनिंग बैलेंस कैरी होकर 4 करोड़ कैसे आ जाएगा 30 जून को? तो आपको फाइनलाइज तो मंथली बेसिस पे बुक्स फाइनल करनी पड़ेगी और मंथली बेसिस पे ही करेक्टनेस को इंश्योर करना रहेगा। इन केस ऑफ एमएसएमई वेंडर पेमेंट 45 डेज में करना होता है, लेकिन वो इनवॉइस वेंडर ही लेट सबमिट कर रहा है, उसमें तो डेट ऑफ इनवॉइस से आप 45 डेज कैलकुलेट करते हो, उस केस में वेंडर से कुछ डिक्लेरेशन वगैरह ले। देखिए डिक्लेरेशन ये कि मान लीजिए वेंडर ने आपको माल दे दिया 15 अप्रैल 2021 को, और उस 15 मार्च 2021 को आपको माल दे दिया, उसका बिल आपके पास 7 दिन बाद आया और 3 दिन आपको उसने कोरियर करा और 7 दिन में मिला, यानी 22 मार्च को। तो आप उसमें रिसीव डेट लिखेंगे कि आपको मिला ही 22 मार्च के रेफरेंस में है, और 22 मार्च से 45 डेज कैलकुलेट होंगे, क्योंकि इनवॉइस डेट से क्योंकि वो एक वैलिड रीजन है कि भाई आपके पास आज जब जो चीज मिली है उस दिन से ही आपकी ड्यू डेट काउंट होगी, और तो उसको आप माना जा सकता है। क्योंकि सर हम एमएसएमई फॉर्म जो वो फिल करते हैं उसमें तो डेट ऑफ इनवॉइस से हम लोग को डिटेल दिखाते हैं। तो देखिए डिस्क्लोजर तो डेट ऑफ इनवॉइस से करने लगे, मैं आपको कह रहा हूँ बोनाफाइड केस है, लेकिन ये पाया गया, आपने कहा सर 15 मार्च का तो बिल था, लेकिन साहब हमें मिला 2 महीने बाद है, तो वो मानने योग्य एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, उस पे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर ऐसा है, कोई इंक्वायरी भी आती है, आप कहेंगे सर इनवॉइस डेट बकायदा ये थी, लेकिन पेमेंट जैसे हमें मिला हमने 45 दिन में इसको करा है, हमारी टर्म सिर्फ 45 डेज की थी, और लेकिन 2-4 दिन जो आने गए उसके बाद हमने, देखिए ये वैलिड ये चीजें नॉर्मली होगी नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि 45 दिन में पेमेंट करना है वो 47 में कर रहा है या 48 में कर रहा है, वो 45 दिन के पेमेंट को अभी जो चल रहा है वो 180 दिन में कर रहा है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हो वो वहां पे वैलिड फिट ही नहीं होगी, क्योंकि सर सर्विस इंडस्ट्री जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज है या हमारी सोलर कंपनी है, तो वहाँ पे वेंडर 6 मंथ तक काम करता है, ठीक है, वो पार्टली इनवॉइस रेज कर रहा है, अब वो इनवॉइस वो 1 महीने बाद में वो रेज करता है वर्क कंप्लीशन के बाद। नहीं वर्क कंप्लीशन की बात तो करता है, लेकिन रेज कब करा उसने? 1 मंथ बाद में वो 1 महीने बाद करा, तो जिस दिन उसने रेज करा इनवॉइस उस डेट से वो माना जाएगा। लेकिन अब उसमें कुछ डिस्प्यूट्स, मान लो उसने कुछ वर्क सही नहीं करा हो सर डिस्प्यूटेड अगर हो गया तो एमएसएमई एक्ट में क्या रखा है कि अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है, उनकी 45 दिन की डेट है। डिस्प्यूट ही हो गया, आपने कहा आपने कंस्ट्रक्शन ही नहीं करा, आपने मेजरमेंट ही प्रॉपर्ली नहीं कराया, आपको कंडीशन थी कि आप पूरा हमारा मैनेजमेंट के सेटिस्फेक्शन तक अगर ये होगा तभी ये माना जाएगा। तो अगर ये डिस्प्यूटेड कैटेगरी में है तो आपको उसको 45 डेज काउंट ही नहीं होंगे, 40 डेज जिस दिन डिस्प्यूट खत्म हो गया उस दिन से 45 दिन काउंट होगा। अभी चैलेंज इसमें ये बना हुआ है कि लोगों ने एग्रीमेंट्स जो हैं 100 दिन, 125 दिन, 180 दिन, 1 साल, ये एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कोई भी ऐसा एग्रीमेंट वैलिड नहीं है जो दूसरे इंडिया में जो दूसरा लॉ है उसको वॉलेट करके बनाया गया है।
आपको 45 दिन में एमएसएमई को पेमेंट करना है और आपने कहा नहीं सर 180 दिन में देंगे, कोई डिस्प्यूट नहीं, हमने आपसी टर्म्स डिफाइन करी थी, आपने आपसी तो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग है। आप मान लीजिए ये सब आएंगी कब दिक्कतें, जब डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट नहीं हुआ जब तक तो सब सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन डिस्प्यूट 1 साल बाद हुआ, वो एमएसएमई रजिस्टर्ड है, उसने 1 साल बाद भी आप पे रेस कर दिया तो आपको देना पड़ेगा। तो आपको ये रिस्क समझनी पड़ेगी कि आज डिस्प्यूट नहीं है लेकिन डिस्प्यूट 1 साल बाद होने वाला है, तो उसके बाद राइट इंटैक्ट है कि वो क्लेम कर सकता है। अब सर इसमें जैसे कंडीशन होती है कि कोई कंस्ट्रक्शन करा, अब इसमें डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जो होती है कि 10% आपका होल्ड किया जाएगा और वो आपको 1 ईयर बाद में पेमेंट किया जाएगा परफॉर्मेंस को देखने के बाद, परफॉर्मेंस को देखने के बाद। उस केस में फिर सर उस केस में कोई दिक्कत नहीं, ये जो आपका जो 3 टर्म्स में डिफाइंड है कि उसके बाद में करा जाएगा वो अब आप एमएसएमई कैटेगरी के रेफरेंस में पूछ रहे हो, तो एमएसएमई कैटेगरी के रेफरेंस पूछो तो उसकी ड्यू डेट ही 1 साल बाद होगी, इनवॉइस डेट आज है लेकिन उसका परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की उसका 1 साल बाद देखने के बाद ही वो ड्यू होगा, तो 1 साल के बाद ही उसका ड्यू पीरियड होगा, उससे देखा जाएगा कि वो आपका ओवर ड्यू होके 1 ईयर बाद में काउंट होगा। हाँ 1 ईयर के रेफरेंस में, लेकिन आप पाएंगे एमएसएमई 1 में ऐसा नहीं दे रखा है, तो ऐसे केस में हम जो ये 10% आपने होल्ड कर रखा है इसको ट्रेड पेबल कैटेगरी में ना दिखा के आप सिक्योरिटी डिपॉजिट वहां दिखा के इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसलिए ये नहीं किया गया, वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं होने वाली, ये मैं आपको कह सकता हूँ। फॉर्म्स में भरने में डिफिकल्टी हो सकती है, हो सकता है कि अगर सेपरेट कॉलम नहीं दे रहेगा तो आपको उसी में इनवॉइस डेट से लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें कोई कॉन्सिक्वेंस, कोई इंटरेस्ट क्लेम कुछ नहीं हो सकता। Is it allowable to create alter देखिए एक क्वेरी है कि क्या बैकडेट एंट्रीज को क्रिएट डालना, चेंज करना, डिलीट करना परमिसिबल है क्या? देखिए ऑडिट ट्रेल का प्रोविजन 1 अप्रैल 2023 से होने वाला है, परमिसिबल तो आज भी नहीं है, इस साल के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 1/4/2023 के बाद तो ये विजिबल हो जाएगा, मतलब आपको डिटेल्स देनी पड़ेगी कि बैकडेट एंट्री आपने 10 लाख का एक बिल डाला था उसको डिलीट कर दिया, लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी जीएसटी रिटर्न्स फाइल हो चुकी हैं, स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट हो चुके हैं, आपने कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट करा जो ऑडिट कोरिलेट हो गया और ये ट्रिगर हो गया नहीं साहब, तो बैकडेट कुछ एडजस्टमेंट का मसला है, या ऑडिट के दौरान ही हुआ कि नहीं ये कुछ ऐसा इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ है, ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वो रिपोर्टेबल रहेंगी, तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर ऐसी बुक्स मेंटेन हो रही है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट कहीं नहीं जाएगी और उसकी अपनी पेनल्टीज कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है वो लगेंगी। Second query is the balance sheet creditors to be bifurcated as the outstanding MSME, whereas in the notes creditors to be bifurcated MS, which leads to difference in the value difference. देखिए एक क्वेरीज में आ रही है कि बैलेंस शीट में जो बाइफिकेशन है ट्रेड पेबल्स का बाइफिकेशन क्या है, आप खोल लीजिए ट्रेड पेबल्स कि एमएस आपने बाइफिकेट करेंगे ट्रेड पेबल्स को एमएसएमई एंड अदर कैटेगरी में, यानी माइक्रो एजिंग के लिए अपने डिस्कस किया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड अदर्स, यानी आपका जो ट्रेड पेबल है उसको 2 भागों में बांटेंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड अदर कैटेगरी में, लेकिन फेस पे बैलेंस शीट के फेस पे क्या करेंगे माइक्रो स्मॉल, केवल माइक्रो स्मॉल मींस जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ प्लांट मशीन में 1 करोड़ का है और टर्नओवर जिसका 5 करोड़ का है, स्मॉल जिसका इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीन में 10 करोड़ का है और टर्नओवर जिसका 50 करोड़ का है। फेस पे यही बाइफिकेशन मांगा गया है और एमएसएमई 1 फॉर्म में भी ट्रेड पेबल को माइक्रो स्मॉल कैटेगरी में बाइफिकेट किया गया है मीडियम कैटेगरी में। ऐसा क्यों? क्योंकि ने माइक्रो स्मॉल मीडियम कैटेगरी में भी ये माना है कि माइक्रो स्मॉल तो बहुत छोटे लोग हैं, यानी जिनका टर्नओवर 10 करोड़ तक का है वो स्मॉल कैटेगरी तक आ गए, लेकिन जिनका टर्नओवर 250 करोड़ तक का है वो मीडियम में, तो 250 करोड़ वाला आदमी तो थोड़ा बड़ा है, तो इनका फोकस माइक्रो स्मॉल कैटेगरी पे पहले रहेगा। इस कारण से इनने फेस पे जो बाइफिकेशन मांगा है माइक्रो स्मॉल का कैटेगराइजेशन मांगा है, जबकि एजिंग के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम
बाइफिकेशन इन्हें मांगा है। तो ये डेटा कंपाइल करते समय इसलिए मैंने आपसे कहा कि हर ट्रेड टेबल के आगे लिखा जाएगा माइक्रो स्मॉल मीडियम, ताकि आप फिल्टर लगा के निकाल सके माइक्रो स्मॉल तीनों अलग अलग कैटेगरी में कौन सा है। तो फेस पे माइक्रो स्मॉल जाएगा, एमएसएमई 1 जो आरओसी में फाइल होता है उसमें माइक्रो स्मॉल जाएगा, लेकिन एजिंग पर्पस के लिए माइक्रो स्मॉल मीडियम कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट, whether this amendment applicable on every company or exemption is given. No, ये अमेंडमेंट जितने भी हैं वो सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल है एज इट इज, कोई भी रिलैक्सेशन इसमें नहीं है। रिलैक्सेशन एक जगह है कि ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रोविजंस में ही काफी जगह पे कुछ प्रोविजन जीरो से, मतलब लोन वाला जो प्रोविजन है, बैंक लोन कितना भी लिया हो कंपनी को देना है, लेकिन ऑडिटर को 5 करोड़ से ऊपर में देना है डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग। तो कंपनी में कोई एग्जेम्पशन नहीं है। इवन स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन काफी बड़ी कर दी गई है इस बार। इसमें 20 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनी, 2 करोड़ तक की कैपिटल वाली कंपनी स्मॉल ही रहेगी, बाकी बड़ी कंपनी कहलाएगी। और वहां स्मॉल कंपनी के अलावा ही कारों की रिपोर्टिंग रहेगी, यानी ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिटर को डिस्क्लोज करना है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट में। लेकिन कंपनीज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सभी कंपनीज को ये डिस्क्लोजर एज इट इज देने रहेंगे। टाइम जो कम हो सकता है कि स्मॉल कंपनी को एग्जाम कर दिया जाए, लेकिन मार्च 2022 के लिए कोई ऐसी एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है। What does unbilled due means? This is requirement to show this separation. देखिए, ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल में एक कैटेगरी है जिसकी एजिंग नहीं होनी है। एक तो अपन ने डिस्कस कर लिया था नॉट ड्यू, जो 31 मार्च 2022 को ड्यू ही नहीं है आपके ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल, उसकी एजिंग नहीं देनी है, लेकिन उसको सेपरेटली डिस्क्लोज जरूर करना है। डिस्क्लोज कैसे करना है ये आईसीए गाइडेंस नोट में आप पाएंगे कि उन्होंने कहा है कि आप स्टार्ट करिए नॉट ड्यू, अनबिल्ड ड्यूज, एंड उसके बाद जो एज वाइज कैटेगरी है उनको करें। क्वेश्चन ये है कि अनबिल्ड ड्यूज मींस व्हाट। देखिए, अनबिल्ड ड्यूज का मतलब ये है कि वो आपने माल खरीद लिया है, माल आ चुका है लेकिन बिल नहीं आया, आपने माल बेच दिया है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपका पूरा हो चुका है लेकिन बिल नहीं किया गया, उसे अनबिल्ड ड्यूज कहा गया है। ये बाइफिकेशन मेरी समझ में इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन अनबिल्ड ड्यूज का कॉन्सेप्ट से है कि जो ट्रांजैक्शन बिल ही नहीं हुआ है उसकी आप एजिंग कैसे निकालेंगे। तो वो ट्रेड पेबल तो है, ट्रेड रिसीवेबल तो है, आपकी टोटल कैटेगरी में हुआ है, आप सेल्स बुक कर चुके हो, आप परचेज बुक कर चुके हो, लेकिन उसकी बिलिंग नहीं हुई है, इस कारण से आप उसकी एजिंग नहीं निकाल सकते। तो उन्हें अनबिल्ड कैटेगरी में रखा गया है और उसका सेपरेट डिस्क्लोजर दिया जाएगा, लेकिन उसकी एजिंग नहीं होगी। अनबिल्ड यूज सेम क्वेश्चन है कि आपको अनबिल्ड यूज को सेपरेटली शो करना है क्या? बिल्कुल शो करना है। शेड्यूल 3 में उसका कोई गाइडेंस इस तरह से नहीं है, उसमें कहा है कि सेपरेटली शो करना है, लेकिन आईसीए गाइडेंस से कहता है कि नॉट ड्यू एंड अनबिल्ड ड्यूज की कैटेगरी को पहले आपको डिफाइन करना है, उसके बाद एजिंग कैटेगरी करके टोटल देना है, लेकिन टोटल में अनबिल्ड और नॉट ड्यू कैटेगरी नहीं आएंगी। In Schedule 3, are there any points for advance from customer or loans from directors? नहीं, इसमें कह रहे हैं कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर और लोन फ्रॉम डायरेक्टर। डायरेक्टर से लोन लिया गया है, कस्टमर से लोन लिया गया है, क्या ये ऐसी कोई कैटेगरी अलग से डिफाइंड है शेड्यूल 3 में? देखिए, डायरेक्टर से लोन लिया है ये तो ऑलरेडी, मतलब लास्ट बैलेंस शीट में जो था कि आपने देखेंगे लोन के शेड्यूल में जा रहा है कि लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स and relatives, loan from corporates and loan from others, यानी loan from director की कैटेगरी दी हुई है। तो ये लेकिन एडवांस फ्रॉम कस्टमर की भी कैटेगरी ऑलरेडी जैसे पहले जाता था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर दिया जाएगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर लेकिन टोटलिटी में दिया जाएगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर की एजिंग रिक्वायर्ड नहीं है, एडवांस टू वेंडर्स की एजिंग रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये दिया जाएगा। इस क्वेरी का पूछने का पर्पस ये भी हो सकता है कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर जब आप डीपीटी 3 फॉर्म 30 जून तक जो फाइल करना है, जब वो करते हैं तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो 365 दिन से ज्यादा लिया हुआ है वो डिपॉजिट की कैटेगरी में आ जाता है और सेपरेटली डीपीटी 3 फॉर्म में डिस्क्लोज करना पड़ता है। लेकिन फॉर्चुनेटली आपके उस बैलेंस शीट में ये डिस्क्लोजर नहीं आया कि एजिंग एडवांस फ्रॉम कस्टमर की नहीं है, नहीं तो वहीं से पता चल जाता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर 6 महीने से पुराना है, तो डीपीटी 3 फॉर्म की जरूरत नहीं है। तो टाइम टू कम ऐसा भी हो सकता है डीपीटी 3 फॉर्म को बंद कर देंगे और इसमें एजिंग डाल देंगे 6 महीने से पुराना एडवांस फ्रॉम कस्टमर।
सीधे बैलेंस शीट से फेस से ही आ जाएगा। 6 महीने से पुराना, 365 दिन से पुराना, तो 365 दिन से जो पुराना एडवांस कस्टमर होगा वो डिपॉजिट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो एज ऑफ नाउ डिटेल्स तो देंगे लेकिन इसकी एजिंग रिक्वायर्ड नहीं है। Whether this amendment applicable on directors reports, if yes, then what new matters to be included? देखिए शेड्यूल 3 के अमेंडमेंट, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट के फॉर्मेट को प्रिस्क्राइब करता है कि आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में जाने चाहिए। अब आता है कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में अमेंडमेंट ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन डायरेक्टर रिपोर्ट में जो डिटेल्स जाएंगी वो इस बदले हुए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जाएगी। डायरेक्टर रिपोर्ट में कुछ डिटेल्स बैलेंस शीट से रिलेटेड जाती है और उसकी टर्म्स डिफाइंड है, टर्मिनोलॉजी डिफाइंड है। तो हो सकता है कि जब अभी डायरेक्टर रिपोर्ट में अमेंडमेंट आना लगभग तय है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड कंपनी के फॉर्म्स जो उसमें चेंज आना मैं मानता हूँ कि वो तय है। उसमें डायरेक्टर रिपोर्ट को भी अलाइन किया जाएगा कि जिस तरह से शेड्यूल 3 में जो अमेंडमेंट्स हुए वो एडिशनल डिस्क्लोजर दिए जाएं। मान लीजिए ये आ रहा है कि सब 25% से ऊपर का डिविएशन है रेशियो एनालिसिस में, किसी पर्टिकुलर रेशियो में जीपी पिछली बार 40% था, इस बार 5% ही है। तो हो सकता है कि ये सारे स्पेसिफिक डिस्क्लोजर डायरेक्टर रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे। और नहीं तो अभी भी डायरेक्टर रिपोर्ट में एक होता है कि मटेरियल डिविएशन अगर ऑब्जर्व किए गए हैं क्या, अगर मटेरियल डिविएशन है तो उसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रिप्लाई है। वैसे तो ये सारी चीजें ऑलरेडी वो बैलेंस शीट में भी दे रहे हैं क्योंकि इतने एबनॉर्मल डिविएशंस हैं, उनका रीजन मांगा गया है। लेकिन वो एज ऑफ नाउ जो फॉर्मेट है उसमें भी कुछ जगह वो एक्सप्लेनेशन जाएंगे, लेकिन जो नए बदले हुए जो चीजें हैं उसके रिलेटेड भी एडिशनल डिस्क्लोजर आने की संभावना पूरी है। तो डायरेक्टर रिपोर्ट ही मान के चलिए कि पिछली बार वाली बैलेंस शीट डायरेक्टर रिपोर्ट पिछली बार वाली को आप डिलीट कर दीजिए, ये नया फॉर्मेट ही इसका काम में आने वाला है। थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग। आप अपनी फर्दर क्वेरीज मेल के थ्रू भेज सकते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे आप इसको फेस करेंगे जो मैंने आपको हाँ ये करता है कि हम जैसे चेंज करेंगे तो लास्ट ईयर की जो चेंज हो जाएगी तो बैलेंस शीट में कौन सी ग्रुपिंग सर ग्रुपिंग चेंज हो जाएगी, वो तो मान रहे हैं ना, पिछली बार में सही दिया था। हाँ मतलब आपका क्वेश्चन है कि साहब आपने पिछली बार 100 पार्टीज थी उसमें एमएसएमई 40 थी, लेकिन आपने 40 को एमएसएमई नहीं दिखाया। अब आप इस बार सही डिस्क्लोजर देना चाहते हैं तो आप 31 मार्च 2022 को तो दे देंगे एमएसएमई में सब 40 पार्टीज हैं, लेकिन वो 40 पार्टी पिछली बार भी एमएसएमई थी, लेकिन आपने गलत डिस्क्लोजर करा तो ये चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात ये कि आपको देना तो इस बार सही डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। पिछली बार जो गलती कर दी उसको कंटिन्यू करेंगे, कैरी करेंगे तो कॉन्सिक्वेंस इस बार के भारी भरकम है, चेंज हो जाएगा। तो आप उसके नीचे अप्रोप्रिएट नोट डाल सकते हैं कि जब पिछली बार फुल क्लैरिटी नहीं थी अबाउट द माइक्रो स्मॉल मीडियम कैटेगरी या सर्टिफिकेट मिले नहीं थे पार्टी से, इस कारण से ये डिविएशन आया है। और सर ये चेंज एमएसएमई में नहीं होगा, रेशियो जो आप कैलकुलेट करेंगे उसमें काफी होगा, क्योंकि अभी तक तो आपने गलत डिस्क्लोजर कर दिया। बैलेंस शीट की करंट एसेट नॉन करंट एसेट में गलत दिखा दिया, करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी में गलत दिखा दिया। लेकिन आप जब रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो आप गलत के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि रेशियो का डिस्क्लोजर इस बार है और उसमें डिविएशन 25% ज्यादा इस बार है। पिछली बार कैलकुलेशन का बेसिस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या लिया था और इस बार क्या लिया है उसको डिस्क्लोज करना है, उसमें डिविएशन उसको डिस्क्लोज करना है। तो भारी वर्ग का मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट के काफी गलतियां इस बार सामने आएगी जो मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट को इंप्रूव करने के लिए या किसी भी तरह से दिखाई है। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आपको करेक्ट करके ही दिखाना पड़ेगा पिछले साल के करस्पॉन्डिंग फिगर्स को, अदरवाइज समस्या बढ़ती जाएगी। क्योंकि एक प्रॉब्लम पिछली बार क्रिएट हो गई, आप उसको कैरी करते जाएंगे तो वो कंटिन्यू चलती जाएगी। और इज द फर्स्ट टाइम जब आप, जो मेरा मानना है एमसीए जो स्क्रूटनी करने वाला है इस बार काफी प्रोविजंस को स्मॉल कंपनीज के लिए रिलैक्स किया गया, लार्जर कंपनीज पे रिलैक्स का मतलब है एप्लीकेबल सबके लिए, लेकिन जो एमसीए स्क्रूटनी के लिए के क्राइटेरिया में लेने वाला है वो स्मॉल कंपनीज को नहीं लेके लार्जर कंपनीज को लेगा। तो वो स्क्रूटनी के एम्बिट में इस बार आ सकती है, इंस्पेक्शन के एम्बिट में आ सकती है आरओसी द्वारा। तो इस बार की बैलेंस शीट इस तरह से होनी चाहिए कि नॉट अ सिंगल नॉन कंप्लायंस, ये टारगेट लेके हम बैलेंस शीट फाइनलाइज इस बार करनी चाहिए। नॉन कंप्लायंस मींस डिस्प्यूटेड, ऑडिटर नहीं जानेगा कि डिस्प्यूटेड है या नहीं,
तो आपको उस एक्सटेंट पे मेहनत करनी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कशन करना पड़ेगा कि ईच एंड एवरी डिटेल्स डॉक्यूमेंटेड हो और उसके बेसिस पे ही कंपाइल किए जाए। थैंक यू। आप लिटरेचर जैसे जैसे आप जो इसमें पीपीटी को आप गो थ्रू होंगे, अपन ने आज 6 अमेंडमेंट्स की बात करी, लेकिन गाइडेंस नोट और मेरा समरी नोट जो मैंने एनक्लोज करा है उसमें लगभग सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। उस पे पढ़ के आपकी फर्दर क्वेरीज और होंगी, तो उसके लिए आप क्वेरीज बहुत तेजी से मतलब भेजना शुरू करें, क्योंकि मार्च एंड हो चुका है। बैलेंस शीट हमें नेक्स्ट 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ्स में फाइनलाइज करनी रहेगी, तो उसके रेफरेंस में आपकी क्वेरीज बहुत डे टू डे बेसिस पे आप भेजें। हम भी कोशिश करेंगे कि 24 आवर्स या 48 आवर्स में आपको रिप्लाई उसके मिलते रहें। एंड फर्दर आपका अगर लगता है कि कुछ क्वेरीज डिफिकल्ट है, 1-to-1 डिस्कस करनी है, तभी तो वो आप अपने मैनेजमेंट से डिस्कस करके मीटिंग भी प्लान कर सकते हैं। पर्टिकुलर किन्हीं मैटर्स पे आपको डिस्कशन करना है, वो सारे पॉइंट्स को जो नोट डाउन कर लें, उस पे डिस्कशन स्पेसिफिक भी रखा जा सकता है। थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू। Thank you, Bharat sir, for enlightening us with such important amendments and its implications. Now, I want to show my sincere gratitude to all our guests for their appearance. Thank you for joining us today, and we will see you next time.